अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी खुद सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज एक और नई सुबह हमें मिली है। ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मौका और दिया है। अगर कोई रूठे हैं तो उन्हें मना लीजिए, और अगर किसी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उससे सच्चे दिल से माफ़ कर दें। लेकिन हाँ, अगर आपके कहे हुए किसी भी बोल की वजह से या किसी अमल की वजह से किसी के दिल आजारी हुई है तो कोशिश करें कि एक सॉरी का मैसेज या अपोलोजाइज कर लें, ताकि जो है आपके दिल से एक बोझ हल्का हो जाए और दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो। जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो अगला बंदा भी फिर झुक जाता है और उसका दिल भी मोम और नरम पड़ जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को अगर आसान बनाना है तो अपने इर्द गिर्द जितने भी मौजूद आपके ताल्लुकात हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उनका ख्याल रखने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर सके। क्योंकि अगर किसी की दिल आजारी करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी का दिल दुखता है तो वो रब से रुजू करता है, और अगर किसी के दिल से रोते हुए कोई आह निकल आए तो वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसे कोशिश क्या करें, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो उस पर माफी मांगे, क्योंकि झुक जाने वाले को और माफी मांगने वाले को अल्लाह ताला ने भी पसंद किया है। वैसे भी हजरत अली का कॉल है कि फल हमेशा उसी दरख्त को लगता है जो झुकना जानता है। तो इसलिए अपनी शख्सियत को उस फलदार दरख्त की तरह बनाएं जो झुक कर दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, दूसरे से माफी मांगने का ज़र्फ रखता है, और माफी मांगने से कतन भी आप छोटे नहीं हो जाते। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और दुआ गो कि आपकी जिंदगी बहुत सारी खूबसूरत और बहुत सारी खुशियों से भर जाए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां और बहुत कामयाबियों के दरवाजे खोले। जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम, क्योंकि मौसम भी हमारी जिंदगी को काफी हसीन और खूबसूरत बना देता है। और आज का मौसम क्या कह रहा है, क्या वेदर अपडेट्स है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आए गुजरते दिन के साथ अब दर्जा हरारत में कमी वाकई हो रही है। लग रहा है कि अब सर्दी आ ही जाएगी, लेकिन सर्दी आने से पहले सर्दी के असरात और बदलती हुई मौसम की तब्दीलियों के असरात तो हमें चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, और हमारी तबीयत की सूरत में वो रूनमा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि काफी दिन से मुझे भी गले का प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं देखती हूँ कि नज़ला, जुकाम, खांसी, ऐसी बहुत सारी शिकायत हैं। हालांकि बहुत एहतियात के बावजूद भी ये सब हो गया, तो इसलिए आपने बेएहतियाती बिल्कुल नहीं करनी है। मौसम को बिल्कुल भी आपने नॉन सीरियस नहीं लेना है, और अगर कहीं दूर दराज का सफर कर रहे हैं तो अपनी सेहत के साथ साथ अपनी व्हीकल्स का ख्याल भी रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपको उसके सफर में किसी भी तौर पर आपको कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और आपका सफर बआसानी गुजर जाए। अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखने के लिए पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से गुरेज करें, इस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और गजाओं का इस्तेमाल करें जो कि आपको मौसम की तब्दीली के असरात से बचा सके, क्योंकि स्मोक के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिला इंतजामिया ने इस हवाले से बहुत सारे इंतजाम तो किए हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी शहरियों की भी बनती है कि स्मोक के असरात पर काबू पाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक तो साफ सुथरा रखें, और दूसरा जितनी भी गैर जरूरी व्हीकल्स सड़कों पर हैं, शाहराहों पर हैं, वो भी सबब बनती हैं बहुत ज्यादा आलूदगी का, स्मोक के खतरात के बढ़ जाने का। तो एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो मौसम के खराब होने का ताल्लुक भी बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के साथ है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने शहरों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने गली मोहल्लों को, अगर घर एक गली में 10 घर है, वो मिलकर ये कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से, कितनी खूबसूरती से, कितने आसान अंदाज से हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने शहरों को कितना खूबसूरत और साफ कर सकते हैं। और वैसे भी फैसलाबाद पोल्यूटेड सिटी में शामिल हो गया है, तो आने वाली नस्लों को इस तरह का आलूदा माहौल तो नहीं देंगे ना। तो इसे कोशिश क्या करें कि अपने इर्द गिर्द हर तरह के जितने भी मसाइल हैं उनको खुद से हल करने की कोशिश करें। फिर हमारे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो कि शहर के हवाले से अपना काम कर रहे होते हैं। फैसलाबाद शहर के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि शहर के किन हिस्सों में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, किस तरह का क्राइम हो रहा है, और किस तरह से कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट उसको कम कर सकती है। और उसमें क्या करना होता है, आपको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सिर्फ ताउन करना है, क्योंकि शहर आपका, मेरा, हम सब का है। तो हम सब की इनफरादी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और शहर के अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए अपनी काविशें करें। हमेशा से पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में देखा, लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। इसी तरह से अगर हम पुलिस
डिपार्टमेंट की बात करें तो पंजाब पुलिस के अलावा एक बड़ा ही सेंसिटिव ब्रांच, एक बहुत ही स्पेशल ब्रांच होती है जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शहर के अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और जराइम पर काबू पाने के लिए काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ CIA की, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की, जो कि बड़ा ही आसान अंदाज से अपना काम कर रहा होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम ही ये होता है कि आपको और आपके अहले खाना को और शहर में जितने भी बसने वाले वासी हैं उन सब की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये स्पेशल ब्रांच किस तरह से काम करती है, किन किन जराइम को टारगेट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पेचीदा मामला हो, कहीं बहुत ही इन्वेस्टिगेशन बहुत गहराई में जाके करनी हो तो फिर CIA का वहाँ पे किरदार आता है। CIA के हवाले से हमने सुना तो बहुत है, लेकिन CIA का एक्चुअल काम क्या है, किन किन जराइम को ये डील करते हैं, शहर में फैसलाबाद के अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजीज और किस तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं, इस हवाले से आज कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि स्पेशल ब्रांच का स्पेशल काम और स्पेशल टास्क क्या है। तो इसी हवाले से हम अपने मेहमान से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहतदा साहब, मौजूद हैं जो कि SP CIA हैं फैसलाबाद, और उन्हीं के साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर, हमेशा से पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई हमारे पास आता रहता है, लेकिन आज हमारे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि CIA डिपार्टमेंट से आप आए हैं। तो लोगों ने CIA का नाम तो बड़ा सुना है, लेकिन एक्चुअली CIA क्या है और ये किस तरह से काम करती है? CIA का वजूद तो अंग्रेज ने जब पुलिस को इस्टेब्लिश किया तो उसी वक्त से आ गया था, लेकिन अब मौजूदा जो हमारे IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने इस CIA को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया है, रीऑर्गेनाइज किया है। इसका नाम उन्होंने एक तो CIA से चेंज करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रख लिया। That's very good. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, जैसे इसका नाम है कि इसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इसने काउंटर करना होता है। तो इसमें इसका जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, मसलन आप कह लें कि राजनी या डकैती में दौरान वारदात मुल्ज़मान जो है किसी शहरी को ज़ख्मी कर देते हैं या किसी की डेथ हो जाती है, तो वो केसेस जो हैं वो CIA देखता है। इसी तरह अगवा बराए तावान के केसेस हैं जी, जिसमें इंसानी जान का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा होता है, उसे CIA देखता है। ये ऑर्गेनाइज्ड ये ड्रग पेडलर्स जो हैं, ये मंशियात वगैरह, इस तमाम को CIA देखता है। और जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, किसी तरह का भी क्राइम में ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो है, उन तमाम को CIA ने देखना होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने हमेशा से ये जितने क्राइम के हवाले से आपने बताया है, पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस की भी बात करें तो वो यही काम कर रहे होते हैं, तो फिर CIA और पंजाब पुलिस, मतलब आपकी ब्रांच स्पेशल ब्रांच कैसे हुई, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा मजीद अगर आप इसे बारीकी से वाज़ेह कर सकें, क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज होती है, आपका इन्वेस्टिगेट करने का तरीकेकार अलग है, किस तरह से दोनों डिपार्टमेंट अलग है? पुलिस स्टेशन जो है ना, बेसिकली पंजाब पुलिस का बेसिक यूनिट पुलिस स्टेशन ही है। बिल्कुल ठीक है। जो भी शहरियों के प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, वो क्राइम से रेलिवेंट हैं, उन तमाम को पुलिस स्टेशन ने ही देखना है, पुलिस स्टेशन ने ही करना है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस मामला हो जाते हैं जो पुलिस स्टेशन की कैपेसिटी से बियॉन्ड चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। या पुलिस स्टेशन उस तरह वर्किंग नहीं कर पाता टेक्निकली, उनका अपना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, वो नहीं कर पाते, वो फिर केसेस जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को मार्क होते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इधर अगवा बराए तावान हुआ, उसमें 10 करोड़ का तावान मांगा गया जी। अब वो इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव है कि अगर पुलिस स्टेशन करता है उसको, पुलिस स्टेशन प्रॉपर टाइम नहीं देता उसको, उसमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग, कंटिन्यू आप 1 मिनट के लिए भी जो है ना उसमें गफलत लापरवाही नहीं कर सकते। तो पुलिस स्टेशन की बहुत ज़्यादा असाइनमेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इशू चल रहे होते हैं, तो इसलिए वो फिर इस किस्म के जो केसेस होते हैं वो CIA को देते हैं। CIA की एक डेडिकेटेड टीम ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो जाती है जिन्होंने पेरेंट्स की भी जो मतलब जो होता है उसके रिश्तेदार जो भी होते हैं, पेरेंट जो भी होते हैं, उनकी साथ साथ काउंसलिंग भी करनी होती है कि आपने कैसे बिहेव करना है, क्योंकि जो किडनैपर होता है वो बेसिकली तो तवान उनसे मांग रहा होता है ना, तो उन्होंने कैसे करना, उनकी काउंसलिंग भी साथ साथ करनी होती है कि आप लोगों ने कैसे बिहेव करना है। तो हमने साथ साथ उनकी जो नेगोशिएशन की मॉनिटरिंग भी करनी होती है, और साथ साथ हमने उन लोगों को ट्रैक भी करना होता है कि वो लोग कौन है, कहाँ से किस तरह वो मतलब कर रहे हैं बिहेव, किडनैपर कहाँ पे हो सकता है एट ए टाइम। अब रिसेंटली जो हमने अगवा बराए तावान का किया उसमें एटलीस्ट हमारी 6 से 8 टीमें लगी हुई थी, ठीक है, कंटिन्यू। पुलिस स्टेशन जो है वो इतना नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, चूंकि उसको फिर ऐसे केसेस में जहां पे इंसानी जान
अगर हम उसमें थोड़ी सी सुस्ती कर लेंगे ना, किडनैपर को पता चल गया कि इन लोगों ने पुलिस से राब्ता कर लिया, पुलिस हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, तो वो बंदे को मार देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे केसेस जो है ना वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की डोमेन में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब तो हमें वाज़ेह अंदाज से समझ में आ गया कि जितना पेचीदा केस होगा और उसमें जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी, तो वहां पे CIA का, यानी कि जो कि आप उसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रख दिया गया है, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से शहर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और जराइम पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी स्पीडअपली जैसे सर ने एक्सप्लेन किया ना तैयब, मेरे जहन में एक सवाल आया, और वो सवाल सबसे पहले आया, हालांकि हम ये अक्सर जब भी डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम गुजर जाने के बाद करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसको भी डिस्कस कर लें कि जैसे हम पंजाब पुलिस के हवाले से करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और वो महदूद वसाइल में रहते हुए काम करते हैं। CIA का क्योंकि काम भी ज्यादा है, सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, ब्रांच ज्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या वो सेम इश्यूज हैं या फिर यहाँ पे बकदरे सूरत हाल बेहतर है? शुक्रिया जीनत, यहाँ पर सूरत हाल उससे ज्यादा खराब है। खराब है? खराब है। मुझे लगा कहने लगे बहुत बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, रिसोर्सेज के हवाले से और मैन पावर के हवाले से ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी ज्यादा मजलूम है। उसकी वजह यह है कि इनको जो स्टाफ दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही लेकर दिया गया है, अलग से इनका अपना स्टाफ कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसमें से सिलेक्टिव लोग, टिप्स पे आप गिन सकती हैं कि अगर एक लालपुर डिवीजन है उसमें कितने लोग हैं, 20 सारे, और इनके जो ऑफिस कोई नहीं। पुलिस स्टेशन में कम से कम आपके पास थाने की अच्छी बिल्डिंग मौजूद है। हाँ जी। इनके पास किसी को किसी एक चौकी में से कोई थोड़ा सा पार्ट लेकर दिया हुआ है, किसी को थाने के कोई पुराना थाना था जिसको खत्म कर दिया, बिल्डिंग बिल्कुल उसकी वो उसकी पुअर कंडीशन हो चुकी है। प्रॉपर CIA का अपना एक कोई भी यूनिट नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा, यानी आप कह रहे हैं उनके ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है तो है इनका, मतलब यूनिट है, सॉरी ऑफिस नहीं, फिजिकली कोई जगह नहीं है। इवन जो इनका अपना ऑफिस है उसकी मैं कई बार खबर दे चुका हूं कि वो खुदा ना ख्वास्ता किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकता है। ओह माय गॉड। उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, बहुत पुरानी, बड़ी ही उसकी। अब जो है, जो उससे पहले इनका ऑफिस था SPCIA का, वो अच्छा था, बेहतर था, लेकिन उस पर अब ये मतलब अजराहे मजाक कब्जा हो गया है। उस वहां पे अब CP ऑफिस बन रहा है, उसको डिमोलिश करके उसकी नई बिल्डिंग CP ऑफिस की बना रहे हैं। तो और इनके पास रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी कम है, हालांकि ये हिडन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बड़े खतरनाक ये काम कर रहे हैं। अब तक जितने बड़े खतरनाक किस्म के गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं वो CIA ने ही, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने ही किए हैं। अभी रिसेंटली, अभी वो डिस्क्लोज करना नहीं था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसा, लेकिन अभी भी हम आपको डिस्क्लोज नहीं करने देंगे क्योंकि अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के उस बाद हम जानेंगे, क्योंकि जब भी तैयब आते हैं कोई ना कोई 12 बजे से पहले वाली खबर को डिस्क्लोज करते हैं, तो वो खबर क्या है वो जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और किस तरह से CIA यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट अपना काम कर रहा है और शहरियों के हिफाजत को यकीनी बना रहा है, साथ ही साथ अपने मसाइल के साथ किस तरह से जंग कर रहा है। इस हवाले से हमें तैयब बता रहे थे कि तैयब अब आप डिस्क्लोज करें कौन सी ऐसी खबर है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई खबर ऐसी जरूर होती है जिससे हमारे शहरियों को भी समझ में आता है कि पुलिस खुद बजाते खुद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। बिल्कुल जीनत, एक तो मैंने आपको शायद लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो इन्होंने फौरी विदिन 3-4 डेज उसको ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया था। ठीक है। अभी भी एक ऐसा मुलजम गिरफ्तार किया हुआ है, अगरचे पुलिस उसको ऑन नहीं कर रही, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, उसने फैसलाबाद के बड़े नामवर पॉलिटिशियंस को बाकायदा धमकियां दी थी। अच्छा। कि आई विल किल यू एंड योर ब्रदर। ओके। ठीक है, तो पुलिस ने उसको ट्रेस किया, बड़ा ही नोटोरियस था वो मुलजम। तो इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। CIA का कोई भी ऐसा टास्क मुझे नहीं याद पड़ता जो इनको मिला हो और वो अचीव ना हुआ हो। और बड़े इन्होंने, इनके जो इंचार्जेस लगे हैं वो सारे सीजन हैं। एक दो हैं वो फिर मैं SP साहब को अलग से बता दूंगा वो क्या करते हैं, अदरवाइज इनका जी अच्छा है। अगर इनको प्रॉपर बिल्डिंग्स, प्रॉपर गाड़ियाँ, इक्विपमेंट पूरी मिल जाए इनको, तो CIA पुलिस से ज्यादा काम कर सकती है। अच्छा, पुलिस स्टेशन में उन पे और बहुत सारा बर्डन है। इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइज हीनियस क्राइम को टेकअप करना है। ठीक है। उन्होंने हर छोटे मोटे गली में एक दूसरे की गाली गलोच भी हो गई, वो पार्टियां भी थाने में ही आएंगी। तो उन पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनके पास क्वांटिटी बहुत है, इनके पास क्वांटिटी कम है, लेकिन इनके पास
बड़ा हीनस किस्म के केसेस होते हैं, बड़े सेंसिटिव। जिस तरह अभी आप सब बता रहे थे कि हल्की सी भी इनकी कोताही की वजह से जो रैंसम लेने वाले जो अगवाकार हैं, किडनैपर हैं, वो विक्टिम को विक्टिमाइज, वो खुदा न खास्ता मर्डर कर सकते हैं, कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा, अब पहले जब कॉल आती है विक्टिम की फैमिली को, तो फैमिली की टून और होती है, जैसे ही पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है फिर टून चेंज हो जाती। ये भी उन्होंने नोट करना होता है कि ये कॉन्फिडेंस में है, उस तरह शॉक नहीं है। जिस तरह एसपी साहब ने बताया कि काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उनको ये रियलाइज ना हो, ये शक ना पड़े कि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है इस तरह। तो इनका काम बड़ा सेंसिटिव है और कम वसाइल में, कम स्ट्रेंथ में ये बहाल काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इतने महदूद वसाइल के साथ काम करना, फिर सर्व करना और इतने सेंसिटिव केसेस पर काम करना, अपनी कहते हैं ना कि जान जोखों में डाल के सब चीज़ें करना, और फिर उस पर सोने पे सुहागा वसाइल के हवाले से हमेशा से हमारे प्रोग्राम की एक ये भी वजह रहती है, ये भी पर्पज़ होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जितना ज़्यादा हम मजबूत करेंगे उतना ही ज़्यादा हम शहर में होने वाले जराइम पर काबू पा सकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होती है आप उतना ही फ्रंट लाइन पर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट बेहतरीन कारकर्दगी के साथ बहुत ज़्यादा जराइम पर काबू पाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब लोगों की इन्वॉल्वमेंट सर इसमें बढ़ने लगी है। तो कम्युनिटी का आप क्या समझते हैं कि कम्युनिटी का कितना किरदार रहता है किसी भी जगह, किसी भी माशरे में जुर्म पर काबू पाने में? आपने पहले भी ये बात की है, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा रोल ही कम्युनिटी का है। लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन देनी है, बिल्कुल, लोगों का ट्रस्ट है कि हम वर्किंग करते हैं। हाँ जी, लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हम हमारे एतमाद के ऊपर चलते हैं, जैसे हम कहते हैं कोऑपरेट करते हैं। अगर लोग हमारे साथ ना चलें, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, हमारे ऊपर ट्रस्ट ना करें, तो शायद इतनी वर्किंग कभी भी ना की जा सके। इसमें कोई शक नहीं है, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये सारी आपके तवज्जो से ये कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है पुलिस को अपना दोस्त समझें और पुलिस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर इंफॉर्मेशन शेयर करें, देखें जो क्रिमिनल होता है उसका तो पर्पज ये है कि लोगों को खौफजदा करे जी। खौफजदा करेगा लोगों को तो उसके मसाइल हल होंगे, उसको बेनिफिट मिलेगा ना। अगर वो डराना चाहता है लोगों को, अगर लोग डर जाएंगे तो किसका बेनिफिट हुआ? उसका बेनिफिट हुआ ना। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर लोग डरेंगे तो डेफिनेटली उसकी इनकरेजमेंट होगी क्रिमिनल की और वो ज्यादा क्राइम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को डरना नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि आज रायरा हम मतलब ये कि अक्सर उमूमन बात होती है, या आपने देखा होगा कि मकबूल तैयब साहब जानते होंगे कि जो पठान आते हैं हमारे इधर रह रहे हैं और वो खाना बदोशों की तरह छोटे छोटे अपने कैंप लगा के उनमें रह रहे हैं और बिल्कुल वीरान जगह पे बैठे हैं, इर्द गिर्द कोई पॉपुलेशन के लिए 2-4 घर उनके बैठे हैं। वहां पे हमने आज तक नहीं सुना वहां पे कोई डाका पड़ा हो। बिल्कुल क्यों नहीं पड़ता? उनको पता है कि उनका बच्चा आगे से रेजिस्ट करेगा, वो लड़ेगा आगे से, रेजिस्ट करेगा। हमारा हमारे लोग ऐसा नहीं करते, हमारे लोग डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी पैनिक क्रिएट कर देते हैं, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप रजिस्ट इस तरह करें कि वो खुदा ना खास्ता आपको फायर मार दें, आपका नुकसान कर दें। एटलीस्ट आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो हमारे से शेयर करें। एक बंदा है आपके हमसाये में रहता है, काम कोई नहीं करता लेकिन जिंदगी बड़ी शाहाना गुजार रहा है, देखना तो चाहिए इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या आ रहा है, ये क्या 2 नंबरी कर रहा है, कहां से इसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट इस चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पुलिस को, और कम्युनिटी हमें इन्फॉर्मेशन देगी तो आगे काम चलेगा। और वैसे भी जोश से काम लेने के बजाय होश से काम लेना चाहिए। हमने बारहा अपने प्रोग्राम में बहुत बार ऐसे इंसिडेंट शेयर किए हैं जिससे आप तक ये मैसेज पहुंच सके। मुझे याद है कि प्रीवियसली प्रोग्राम में भी लास्ट वीक हमने एक आपके साथ एक केस के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ लोग मतलब कि बज़ाहिर तो 3-4 साल से बड़ी बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे थे, पहले उनकी क्राइम के हवाले से कोई इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद मंशियात में उनकी खरीदो फरोख्त में उसके काफी उनकी इन्वॉल्वमेंट निकली। और बज़ाहिर वो क्या लगता था कि एक मोहल्ले में रह रहे हैं, सुबह को घर से जाते थे, शायद तैयब को भी याद हो कि वो नाश्ता करने से पहले वो बता रहे थे, हमारे गेस्ट बता रहे थे कि जाते थे जाके कोई स्नैचिंग करते थे काम। कांस्टेबल को शहीद किया डाकू ने, ये उसकी बात है, ये उसी की बात है। तो देखने में बज़ाहिर वो बड़े आपको मुहज़्ज़ब शहरी लग रहे होते हैं, लेकिन थोड़े से अपने आंखें और कान खोलने की जरूरत है
ताकि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले जो जुर्म का खतरा है उसको भांप सके। सर, आपने कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट तो बता दी, अब लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस के लिए फलां पुलिस स्टेशन है, उनका रेलिवेंट, वहां पे जाके कंप्लेन करनी है, लेकिन अगर किसी भी शहरी को डायरेक्टली CIA से राब्ता करना हो या वहां तक कोई खबर पहुंचानी हो तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन CIA बराह रास्त कोई केस टेकअप नहीं करती। ठीक है, पब्लिक से नहीं कर सकते। बराह रास्त पब्लिक से नहीं ठीक कर है। सकती, ये हमारा मैंडेट नहीं है। IG साहब की डायरेक्शन के ऊपर जो केस भी हमें RPO साहब और CPO साहब मार करते हैं, हमें वर्बली मार करते हैं, रिटर्न में मार करते हैं, हमें बस टारगेट असाइन कर दें कि इस केस को देखो, इस केस को आपने टेकअप करनी है, ये आपका टारगेट है। ठीक है। तो उसी केस को हम टेकअप कर लेते हैं, उनकी वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ही कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे बॉस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो हमें वो गाइड करते हैं, हम करते हैं। हम बराह रास्त पब्लिक की कोई एप्लीकेशन नहीं ले सकते, किसी को बराह रास्त हम केस को इंटरटेन नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो ऑर्गेनाइज क्राइम हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं, जो काम क्राइम का कर रहे हैं, उनको वर्कआउट हम कंटिन्यू करते रहते हैं, ट्रेस आउट करते रहते हैं, गैंग्स हम पकड़ते रहते हैं। वो तो उनकी एक हमें रेगुलर डायरेक्शन है कि हमें ये काम करना है, वो हम करते रहते हैं। लेकिन जो पार्टिकुलर कोई इंसिडेंट होता है उसकी सेंसिटिविटी के हवाले से समटाइम जो मैंने आपको ये कहा है, बताया है कि हम ये करते हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसा क्रिमिनल होता है जो थाने वालों से नहीं पकड़ा जाता, लेकिन केस हाईलाइट हो जाता है, CM साहिबा तक चला जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ जाती हैं कि इस क्रिमिनल को फौरन पकड़ा जाए। वो हमारे मैंडेट में ना भी हो, लेकिन हमारे सीनियर्स की तरफ से हमें टास्क असाइन कर दिया जाए तो हम उसको भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ताकि लोग जो है अपनी कंप्लेंट्स है वो नियर बाय अपने किसी भी पुलिस स्टेशन पे करें। अगर उसमें कोई भी सेंसिटिविटी का इम्पैक्ट लगेगा कि बहुत ज़्यादा है और इसमें CIA को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से ही उनको टास्क असाइन किया जाएगा और सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन पर किया जाएगा। तो इसलिए आप खुदारा अपने आंखों और कानों को खुला रखें और कोई भी अगर अपने इर्द गिर्द कोई खतरा देखते हैं तो ज़रूर नियर बाय पुलिस स्टेशन को करें, और पुलिस के साथ ताउन करने से ही हम शहर में होने वाले क्राइम पर काबू पा सकते हैं। ये सूरत हाल। जी सर, इसमें मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से जी कि क्रिमिनल के मतलब अगर शहरी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनको पता है कि उनके पड़ोस में फलां जो है बड़े क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, काम कर रहे हैं इस तरह का, वो इन्फॉर्मेशन बराह रास्त CIA को दे सकते हैं। अच्छा, तो वो देने का कोई हेल्पलाइन है या क्या उसका तरीक़ेकार रहता है? वो कैसे आप तक अप्रोच कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? वो अपना कहीं से भी हमारा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर आप अभी इधर से कांटेक्ट नंबर देना चाहें तो इधर से वो कांटेक्ट नंबर क्या होगा? वही मैं चाह रही हूं। 0300 जी जी, हाँ हाँ, वो आप बोलिए, वो हमारी 8699 ठीक है 193। ठीक है, तो इसके जरिए आपको कॉल कर सकते हैं। रास्त जो क्रिमिनल के मतलब अगर इन्फॉर्मेशन दें तो उसके ऊपर हम जरूर करते हैं काम। ठीक है, कंप्लेंट को हम नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने बहुत बार इन्वेस्टिगेशन के और इन सब हवाले से बात की है, कभी हमने मुखबरों पे बात नहीं की है। सर, मुखबर लोग कौन होते हैं? क्या वो लोग आप खुद सिलेक्टेड करते हैं या कोई अपनी खुशी से आके बनना चाहता है? मुझे उसके बारे में भी ना, जब मैं पढ़ रही थी आज के आप आने वाले हैं, तो मुझे एकदम से वो भी ख्याल आया। तो मुखबरियों के हवाले से, मुखबर के हवाले से हमने अपने ड्रामों फिल्म में बड़ा सुना है, लेकिन उसकी थोड़ी सी हकीकत तो आप मुझे बताएं। मुखबर इन्फॉर्मर, जिसको इंग्लिश में इन्फॉर्मर कह देते हैं, बेसिकली वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है ना। कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, कुछ सादा मासूम लोग होते हैं। अच्छा। जो प्रोफेशनल होते हैं इन्फॉर्मर, वो कंटिन्यू वो भी इंटेलिजेंस का काम करते रहते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। बेसिकली सम टाइम वो भी पार्ट ऑफ क्राइम ही होते हैं। अच्छा। क्रिमिनल का ही मतलब ये 7 लोगों का गैंग है क्रिमिनल्स का। किसी एक वजह से एक बंदा सेपरेट हो गया उनसे, उसका मफाद नहीं मिला, उसको प्रॉपर उसका शेयर नहीं मिला, वो सेपरेट हो गया, वो राब्ता करेगा, कहेगा जी फलां आपकी वारदात हुई थी तो उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हम कहते हैं ठीक है दे। फिर वो थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेगा कि किसी तरह हो, उसकी ये होती है कि मुझे भी कुछ दे पुलिस। हाँ, पुलिस का वगैरह सोर्स फंड होता है, हमें गवर्नमेंट देती है। तो हम उसमें से कुछ उसको देते हैं, फिर उसको लालच देते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। उसकी कुछ शराइत होती हैं, अगर वो खुद पार्ट हो के मुझे माफ़ी मिल जाएगी, ये होगा, वो हो जाएगा, मैं बाकी लोगों को भी पकड़ाऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि माल कहाँ पे उन्होंने बेचा है, क्या किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये होती है कुछ प्रोफेशनल होते हैं। कुछ सादा लोग होते हैं, वो जैसे आपने बात की कम्युनिटी की, कम्युनिटी के लोग, एक बंदा शरीफ आदमी है, उसको पता है कि अगर हम साहिब में आग लगेगी धुआं तो मेरे घर आएगा। बिल्कुल ठीक है, वो कहता है ये मेरे साथ वाला जो है ये क्राइम कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन में किसी दे देता है कि इसको निकालो। मतलब मोस्टली जो होता है लोग ज़्यादा तंग होते हैं जहाँ पे ये आप कह लें कि
मोहल्लों में फहाशी के अड्डे बन जाते हैं, बिल्कुल। तो लोग उसमें से परेशान होते हैं कि ये कल को हमारे बच्चों तक ये आग फैलेगी, तो लोगों को कोशिश होती है कि ये हमारे मोहल्ले से दरबदर हो जाएं। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सादा लोग भी। तो ये कोई मतलब ये कि मखसूस लोग नहीं होते, तो बस हर बंदा जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ कंसिस्टेंट लेवल पर इनके साथ जुड़ते रहते हैं और कुछ वक्ती तौर पर, इधर जैसे मैं इसमें बात आप करना- जरूर, मैं आपकी तरफ से बात आ करना रही चाहूंगा। हूँ। जी जी जरूर। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं जो जराइम पकड़ने के लिए जरूरी हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं। आज भी पुलिस का 80% काम मुखबरों पे, इन्फॉर्मर्स पे बेस करता है। 80%? 80% से ज्यादा अच्छा। बढ़ गया है। बड़े बड़े केस जो ट्रेस किए वो मुखबर की वजह से किए हाँ। हैं। और फैसलाबाद में, बल्कि ओवरऑल पुलिस में कह लें, लेकिन चूंकि हम फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, सबसे कामयाब ऑफिसर SHO इंचार्ज से ये वो होगा जिसके पास इन्फॉर्मर ज्यादा होंगे। हाँ। जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी वो नहीं टॉप पे आएगा। हाँ। जिसके पास इन्फॉर्मर ज्यादा होंगे वो ज्यादा केसेस जल्दी भी ट्रेस करेगा, मैक्सिमम केसेस ट्रेस अच्छा, ये बड़ा करेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस पे मैं थोड़ी सी मजीद भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। जान के हवाले से तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, बड़ा मजेदार सा इन्फॉर्मर के हवाले से एक टॉपिक शुरू हुआ था, तो हम फटाफट उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे अफसरान की, हमारे जवानों की ट्रेनिंग का सिलसिला, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो कि CIA में करवाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले तैयब, आप मुखबरों के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि हम उसको समअप करें और फिर नेक्स्ट चलें। जिस तरह SP साहब ने बताया कि कुछ सादा लो इन्फॉर्मर होते हैं, कुछ बाकायदा प्रोफेशनल होते हैं, बल्कि अब जो पोजीशन है प्रोफेशनल इन्फॉर्मर ज्यादा है। तो वो अपनी जाती लालच के लिए कि हमें पैसे भी दें। मैंने यहाँ तक देखा है इन्फॉर्मर्स इवन ब्लैकमेल कर रहे होते हैं ऑफिसर अच्छा। को कि हमें ये कंडीशंस हैं, फिर आपको फलां बंदे का बताएंगे, ये फलां जो गैंग है ना, हाँ। जिसने खुदा न खवासा 2 बंदे मारे हुए हैं, ये हम मुझे एग्जैक्ट बताऊंगा, ये जो चीजें चाहिए तो इनको देनी पड़ती हैं। तो फिर पुलिस मेक श्योर भी तो करती होगी कि जो ये बता रहा है जी चीजें, वो अल्टीमेटली हाँ। वो होता ही है। इन्फॉर्मर एक तो ट्रस्टेबल होता है, उसको पता होता है हाँ। मैंने पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दे के जाना कहाँ है, हाँ। फिर पैसे भी ले रहा हूँ। फिर इनकाउंटर पहला उसका ही होएगा, फिर ये लोग सारा कहेंगे कुछ- जाली पुलिस तो- मुकाबले में मार दिया। भारत ये तो थी बात, लेकिन शहरियों से यही मेरी अपील है, SP साहब ने भी ये कहा कि आप पुलिस के इन्फॉर्मर बने, आप Yes. अपने जात के लिए ना बने, ओवरऑल अपनी सोसाइटी के लिए बने, अपने गली बिल्कुल। मोहल्ले, अपनी कॉलोनी के लिए बने, कि बिल्कुल। हमारे यहाँ पे, जिस तरह SP साहब ने कहा कि ये हमारा जो नेबर है, जी। ये काम कोई नहीं करता, लेकिन उसकी लैविश लाइफ है, यस। वो हर चीज कैसे अफोर्ड करता है, हाउ एटलीस्ट आप इन्फॉर्म करें पुलिस को कि भाई ये चेक कर लें, पुलिस वो खुद चेक कर लेगी, आप बड़ी जिम्मा है, बिल्कुल। फिर ये पुलिस पे एंड पे है कि वो चेक करेगी, सारा कुछ करेगी। तो आप इन्फॉर्मर बने पुलिस के, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन आप कहेंगे कि मेरा नाम ना आए, आपका नाम नहीं आएगा, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये वो चीजें हैं जो हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं। जब भी हम यहाँ किसी भी अपने गेस्ट को पुलिस डिपार्टमेंट से बुलाते हैं, तो हमारा कोशिश होती है कि हम शहरियों तक अवेयरनेस, आगाही पहुंचा सके कि आपके नाम को, आपकी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेगा, लेकिन उसमें आपने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जिसके बारे में वाकई आपको शक व शुबात है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा नहीं है कि जैसे 15 पे कॉल आती है कि पिज्जा भेज दें, बर्गर भेज दें, खुदारा इस तरह की हरकतें, इस तरह की बोगस कॉल्स मत किया करें, बोगस इन्फॉर्मेशन मत दिया करें, ताकि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का वक्त और एनर्जी सर्व नहीं हो। सर, जिस तरह से हम सोसाइटी में तो तरबियत की बात करते हैं कि वो भी बहुत जरूरी है, साथ साथ होती रहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एक नई शक्ल में जुर्म सामने आता है, जुर्म करने वाले नित नए हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पुलिस डिपार्टमेंट निपटने के लिए CIA ऐसे कौन से प्रोग्राम्स या ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो अपने ऑफिसर्स को प्रोवाइड करता है? माजर चाहूँगा, पहले अभी आप कम्युनिटी की बात कर रहे जी, थे, जी। मैं आपके तवज्जो से एक पैगाम देना चाहूँगा। जी, जो जरूर। हमारा इस वक्त CPO साहब जो है फैसलाबाद, आदिल कामरान साहब एक कंपेन भी चला रहे हैं जी। कि जितनी कम्युनिटी है उसको गेटेड किया जाए। ओके, चले शहरी जो है वो इंफॉर्मेशन पुलिस को देने से डरते हैं, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि अपने गली मोहल्लों को गेटेड कर दें, Gated गलियों को कर गेट दें। लगा दें, जैसे कॉलोनी है में बनी हुई है, ऑटोमेटिकली अब आबादी में 4 दीवारी तो नहीं, मतलब ये कि गेट तो गलियों में लग सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो रात के वक्त जो है उसका एक टाइम हो जाए, 9 बजे 10 बजे के बाद जो है तमाम गेट बंद हो, एक गेट खुला हो, वहाँ पे एक चौकीदार हो,
तो उससे एटलीस्ट शहरी जो है वो नींद की सुकून की नींद सो सकेंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम शहरियों से कि अपने अपने मोहल्ला लेवल के ऊपर अपनी कमेटियां तश्कील देकर अपने यहाँ गेटेड कम्युनिटी का रिवाज जो है वो उसे परवान चढ़ाएं। उसे परवान चढ़ाएं, पहली बात। दूसरी बात आपने बात की है ट्रेनिंग की जी। लेकिन पुलिसिंग जो है ना ये कॉमन सेंस का नाम है। बिल्कुल सही। डे बाय डे हर रोज फर्ज के आप 302 की हम बात करते हैं, ये क्राइम सेक्शन है, 302 अगर कत्ल हो जाए तो FIR ज़ेरे दफ़ा 302 दर्ज होती है। तो 302 ऑफेंस तो एक है, लेकिन हर 302 की स्टोरी मुख्तलिफ होती है। हर 302 केस को ट्रेस करने के लिए एविडेंस मुख्तलिफ होती हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सम टाइम हमारे रैंक्स पुलिस में नहीं चलता, ये रैंक तो लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए या बेसिक पे पर्पज के लिए है, बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सम टाइम हमारा कांस्टेबल जो है उसका IQ इतना डेवलप हो चुका होता है तजर्बे के साथ साथ, वो कत्ल के केस में ऐसी बात कर देता है, उसी बात से ही लीड चल पड़ती है। हाँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरा हमारा स्पेशल मतलब एक एडिशनल IG ट्रेनिंग है, ठीक है, CPO लेवल पे वो कंटिन्यू हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसमें स्पेशलाइज कोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से होते हैं, ऑपरेशन के हवाले से होते हैं, पुलिस वर्किंग के हवाले से होते हैं। कंटिन्यू हमें डेली बेसिस पे लेटर आ रहे होते हैं, डेली बेसिस पे हम उसके अकॉर्डिंगली लोग सेलेक्ट करके भेज रहे होते हैं। एक तो वहाँ पे चलते हैं पंजाब लेवल के ऊपर हमारे कोर्सेज चलते हैं, हमारे प्रोफेशनल अदारों में सहाला है, लाहौर चुंग है, सरगोदा में मुख्तलिफ जगह पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक तो वो हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते हैं। दूसरा लोकल लेवल के ऊपर हमारा एक RPO साहब के अंडर पुलिस लाइन में एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे फैसलाबाद रेंज से हमें बवक्ते ज़रूरत जो कोर्सेज हैं वो कंटिन्यू वो भी चलते रहते हैं, जिसे RPO ऑफिस से ही SP साहब लीगल वो मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो लोकल लेवल पे RPO साहब की निगरानी में चलती हैं, जिसमें हम अपने शहर के जो अच्छे वकाला साहिबान हैं, जज साहिबान हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनको बुलाते रहते हैं, वो लेक्चर डिलीवर करते रहते हैं। वो लोकल प्रोग्राम वो भी चलते हैं पुलिस लाइन पे। तो उसमें अच्छा फिर ये हमारा जो है आप कह लें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर CPO साहब कंटिन्यू उसकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो एंटी राइट के हमने खिलाफ कानून मजमा को कैसे कवर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सारे ट्रेनिंग जो है मुताबिक ज़रूरत चलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। ये वो तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि चलते रहते हैं और वाकई ही तजुर्बा आपको बहुत कुछ सिखाता है। एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये तो हम बात जानते ही हैं। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप जितनी बार नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट केसेस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा उसमें मदद मिलती है। तो ये तो एक पुलिस की ट्रेनिंग है जो कि तरीक़ेकार जो चलता भी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ रूटीन के भी कुछ काम होते हैं, रूटीन के मामूल के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिस पे खास तौर पर पुलिस की नजर होती है। तो अगर CIA के हवाले से तैयब हम देखें तो ऐसे फैसलाबाद के कौन से एरियाज हैं जो कि हमेशा इनकी मॉनिटरिंग में रहते हैं, टॉप पे अगर हम उसको रैंक करें तो हाई रिस्क एरियाज जिसको हम हमेशा से बोलते हैं, वो ऐसे कौन से हैं जिसपे हमेशा से नजर रखी जाती है कि यहाँ पे क्राइम की रेशो जो है वो ज्यादा है, इसको हमेशा से मॉनिटर करना है? जीनत, ये जो हॉट स्पॉट्स कह लें आप उनको, ब्लैक स्पॉट्स कह लें, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी अगर चंद दिन किसी गैंग ने एक ही रोड पे सराउंडिंग में वारदात की, अब उसको पता पुलिस का यहाँ पर फोकस है, अब वो एरिया चेंज कर लेंगे। अब वो बात नहीं कि एक ही जगह पे वो क्राइम करते जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको CIA की एक बात जरूर बताऊंगा कि जिस तरह पहले बात कर रही कि कम वसाइल में इन्होंने ये देखना है, रॉबरी रूटीन की डेली बेसिस की बात है, उनके साथ उनको टैकल करते हैं, वो गैंग्स वगैरह ये पकड़ते हैं। लेकिन जो कोई बहुत हीनियस रॉबरी डिकेटरी हो, जैसे अभी लास्ट 2 डेज बिफोर लास्ट नाइट है, उससे नहीं सेकंड लास्ट नाइट को आगे पीछे 2 मर्डर हुए और दोनों डाकुओं ने मर्डर किए। एक मिलर टाउन के इलाका में स्टीम पावर के पास हुआ, एक अपने ऑफिस के बिल्कुल करीब मिलर चौक मिलर रोड पे हुआ, मुतिका शॉप थी। अब वो डेफिनेटली CIA ही उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। इनको वो इन्होंने टेकअप कर भी लिया होगा, ऑफिसर्स ने इनको असाइन कर भी दिया होगा कि भाई इसको देखें। बिल्कुल ठीक है। पुलिस भी मुतलका काम करेगी, मैं ये नहीं कहता वो नहीं काम करेगी, कि वो करेगी, वो काम करती, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि उनके पास बर्डन बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, कम रिसोर्सेज में बर्डन इनके पास भी है, लेकिन इनको फर्क यह है कि इन्होंने सिर्फ ही नहीं ऑर्गेनाइज क्राइम देखना है, उन्होंने हर छोटा बड़ा क्राइम, 2 लोगों में गाली गलोच भी होगी तो वो भी 2 घंटे टाइम उनका वेस्ट होगा, मौके पे भी जाएंगे, कॉल सुनेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो ये हीनियस चीजों को, और
अभी रिसेंटली उन्होंने गैंग और पकड़ा हुआ है, उस गैंग ने इकबाल टाउन में जी जी बड़ी ज्यादा वारदात थी। जी जी जी, उसको हमने डिस्कस भी किया था। जी, इकबाल उन्होंने के पकड़ा, हवाले अब से। उससे काफी फर्क पड़ गया वहां पे। सही सही। वरना वो ठीकरी वाला सांदलवार का जो एरिया है, सदर का एरिया, वहां पे तो एक एक घंटे में 3-3 वारदात वो हाँ। करके जाते थे। अब वहां पे वारदात कम हुई है। हम्म। तो CIA को अगर मजीद ऑर्गेनाइज करें, उस ऑर्गेनाइज से मतलब इनको अपनी बिल्डिंग्स दें, इनको अच्छे रिसोर्सेज दें और इनको स्ट्रेंथ भी पूरी ऑब्वियसली दें। जब निज़ाम को बेहतर करना है तो उसके लिए आपको वसाइल भी जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और इसी तरह हमारी जो है हुकूमत से वो रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको ज़्यादा मजबूत किया जा सके ताकि शहर में होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर काबू पाया जा सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जिस तरह से अमन अमान की सूरत के हवाले से हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में, बड़ी मजेदार सी एक बात मुझे जो है वो ब्रेक में पता चली और वो मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि पुलिस के हवाले से हमने हमेशा से बात क्राइम के हवाले से की है और डिफरेंट एक्सपेक्ट्स पे की है। तो हम सर के हवाले से मैं बताऊं कि हाफिज साहब जो है वो PhD कर रहे हैं, और ये बड़ी एक मजेदार सी बात है। तो मैं सर आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये जरूरत क्यों पेश आई? क्या आपको अपनी सर्विस के दौरान कोई होता है ना कि आपने प्रमोशन लेनी है या कोई क्राइटेरिया मीट करना है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कि अपनी चलो डिग्री को बढ़ा लिया जाए, तो इसके पीछे की कोई खास वजह है सर्विस के हवाले से, या फिर ये जाती शौक के तहत आपने PhD को शुरू कर दिया? जीनब, ये ज़ाती शौक वाली बात ही है। तो थोड़ा सा बचपन से ही बुक रीडिंग का शौक था। हाँ। किताबें पढ़ते रहना, डिपार्टमेंट में आगे किताबें पढ़ते रहना। दूसरा एक और मैं बताऊँ, मैं चूँकि कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया हुआ है, माशाल्लाह। तो हिफ्ज़ के हवाले से मेरी हैबिट थी कि मैं हर वक्त पढ़ता रहता था कुरान मजीद ना। ठीक है। मेरी ज़ुबान नहीं रुकती थी कुरान मजीद पढ़ने से। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी तिलावत भी करते हैं। तो थोड़ा सा स्टडी से है ये एजुकेशन जो है कंटिन्यू रखने का मकसद ये होता है कि अगर बंदा गाफिल भी हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई याददाश्त आ जाती है कि हाँ एग्ज़ाम है, आपने पढ़ना है। हाँ। तो बंदा स्टडी के साथ टच रहता है तो एटलीस्ट बंदा जंग आलूद नहीं होता। बिल्कुल कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो फ्रेश रहता है बंदे का। तो सिर्फ ये कि ज़ाती शौक है, इसका मुझे अपनी सर्विस में कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट जो होता है, गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है। हाँ। जो एमफिल में 5,000 मिलता है और PhD करने के बाद भी 5-10 हज़ार मिलेगा, और उतना तकरीबन ऑलमोस्ट खर्च भी हो जाता है। हाँ। तो फिनेंशियली भी कोई बेनिफिट खास नहीं होता, लेकिन बस एक शौक है। हम रिसर्च का काम तो डेली बेसिस कर ही रहे हैं, हमारा हर केस रिसर्च होती है, बल्कि हम प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे होते हैं। तो PhD भी रिसर्च है हमारा। एक केस फाइल जो होती है वो एक मिसल जिसको हम उर्दू में कह देते हैं, तो वो PhD के थीसिस के बराबर ही होती है। हाँ। तो इसलिए जो कोई ख़ास मेहनत मतलब वो वर्किंग वही चल रही होती है, लिखना लिखाना भी वही होता है। तो चलें, मैंने कहा कि एक रेगुलर सिलसिला हो जाए। हाँ, हालांकि इतनी हेक्टिक रूटीन और उसके साथ ये चीज करना, सल्यूट है सर आपको कि आप इतना चीजों को मैनेज अच्छे से कर रहे हैं। जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं ना, डिग्री हासिल करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, सवाल आते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है, तो वहां पे तो पता होता है कि आंसर शीट है तो यहाँ पे सवालों के जवाब लिख देने हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें CIA की, वो किसके सामने, किसकी निगरानी में काम करता है, और उस CIA के ऑफिसर किसके सामने जवाब दे होते हैं? हम CPO साहब को जवाब दें। हमें जो टारगेट असाइन होते हैं डेफिनेटली, मतलब ये कि ये नहीं कि हफ्ते बाद पूछा जाएगा, एक दिन में 3-3 बार पूछा जाता है कि वो टारगेट दिया गया था। हाँ। ओवर हमारी जो मेरे ऊपर जो मेरा इमीडिएट बॉस है वो SSP इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। उनके ऊपर CPO साहब हैं, उनके ऊपर RPO साहब हैं। तो ये एक ब्रांच चलती रहती है। कंटिन्यू स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये। तो RPO साहब के जो टारगेट होते हैं RPO साहब पूछते रहते हैं, जो CPO साहब के टारगेट होते हैं CPO साहब पूछते रहते हैं। CPO साहब के बिहाफ पे SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू हमें पूछते रहते हैं। अब चूंकि मोबाइल है, WhatsApp का ज़माना है, तो WhatsApp के ऊपर तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी मैसेज आते रहते हैं। और बाकी RPO साहब ओवरऑल जो है वो हमें गाइड भी बड़ा करते हैं, और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के क्राइम के ऊपर, और जो स्पेशली ये चोरी डकैती से रेलिवेंट क्राइम होता है उसके ऊपर RPO साहब गाइड भी करते हैं, पूछते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ एक थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूँ। जी जी। आप सबके पास SP एडमन का भी चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। SP एडमन की सीट हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, वहाँ पे किसी को लगाते नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम ऑफिसर लगाते हैं। वो ऑफिसर भी कम है इस वजह से, और यहाँ पे लगने को तैयार भी कोई नहीं होता SP एडमन की सीट लगने को क्या इसकी टोटल आपकी देखे डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयमेंट SP एडमन ने देखनी, तमाम पुलिस स्टेशन से लेके छोटी बड़ी तमाम बिल्डिंग्स तक की मेंटेनेंस SP एडमन ने देखनी। तो वो बड़ा एक क्रूशल काम है,
उस हिसाब से उस पर भी रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, और इसलिए वहां पर लगने को तैयार नहीं, तो अफसर को डबल काम करना पड़ता है। हाँ। एसपी एडमिन का काम, एम्प्लॉयमेंट के मामला, पुलिस लाइन के मामला, सारे वो भी इनको ही देखने पड़ते हैं। अच्छा, सही है, तो बड़ी हेक्टिक हो एडिशनल जाता चार्ज के 2 सीटों के चार्ज के बावजूद ये पीएचडी कर रहे हैं, तो ये हाँ, अप्रिशिएट मैंने तो वैसे एक चार्ज में कह दिया था कि हेड्स ऑफ, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस की ड्यूटी हम सब पता है कि किस तरह की है, कोई नहीं आवर्स का पता है, कोई एक मखसूस टाइम नहीं है कि ये वर्किंग आवर है, 9 to 5 जॉब करनी है, ये 9 to 5 वाला सिस्टम है ही नहीं। आप कब घर से निकले, कब वापस आओगे, फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते। इवेंट्स इतने इंपॉर्टेंट आते हैं जहाँ पे हर किसी को छुट्टी होती है, लेकिन उस पर उन इवेंट्स पे मजीद रूटीन पुलिस की जो है वो सख्त हो जाती है, मजीद ड्यूटियाँ सख्त हो जाती हैं, और सड़कों पर, शाहराहों पर हमारी अमन अमान की सूरत हाल को और हमारी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। इस पूरी तहकीकात में सर डिफरेंट इदारे और कानून नाफिज करने इदारे बिलखसूस कैसे आपके साथ ताउन करते हैं? देखिए, हर अदारा जो है ना वो अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहा है। किसी का काम ज्यादा है, किसी का काम कम है। डेफिनेटली पुलिस का, मेडिकल का काम ज्यादा है, ठीक है। अब पुलिस में भी जो है गवर्नमेंट जो है बहुत फैसिलिटेट कर रही है, तो लेकिन डेफिनेटली अब चूंकि क्राइम 24 आवर्स होता है, पुलिस की मजबूरी है 24 आवर्स करना, मैन पावर की कमी है, इसलिए हम वो टाइम जो है 8 घंटे ड्यूटी वाला वो नहीं कर सकते। तो आप ये कह लें दूसरे अल्फाज में कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा इतना कम है कि पुलिस रूल ये कहता है कि 450 लोगों के लिए एक जवान होना चाहिए, जबकि हमारी पॉपुलेशन के पेश नज़र 1100 लोगों के लिए एक जवान है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो जब एचआर कम होगा तो फिर डेफिनेटली ड्यूटी आवर्स जो है वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसा सच नहीं है, 8 घंटे हैं करते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं, हम नहीं कर सकते। हमने ये इस डिपार्टमेंट को चॉइस भी खुद किया है, ज्वाइन भी खुद किया है, कोई ज़बरदस्ती हमें पकड़ के नहीं लाया। अब जब हमारा अपना चॉइस है तो फिर ये शिकवा भी नहीं है कि काम ज़्यादा क्यों है। बाकी मैं समझता हूँ कि काम भी जो है ये अल्लाह की नेमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है। अब जो लोग जेल में बंद हैं, उनकी सज़ा क्या है? उनकी सज़ा यही है, हम कहते हैं काम नहीं करना, बस इधर आराम से बैठे रहो। वो जो जेल की बैरकें हैं, जो कमरे हैं, वो भी उन्हीं ईंटों से बने हुए हैं जिन ईंटों से हमारे घर बने हैं या दफातर बने हैं। जी ऐसा ही, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ सजा उनकी क्या है कि उन्होंने काम नहीं करना, सारा दिन फारग बैठना है। हाँ। ठीक है। और हम काम कर रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है। और बल्कि मैं ये भी इसमें अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को मसाइल के सोल्यूशन के लिए हमारे पास भेजता है। हम किसी के पास मसाइल के सोल्यूशन के लिए नहीं जाते। अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया, तो जी कोई शक नहीं है। तो इसलिए कभी भी काम से गिला शिकवा नहीं किया। काम सम टाइम कुछ टास्क जो है वो अचीव करने में डिले हो जाती है, ज़रूर हो जाती है, लेकिन कोशिश होती है कि टास्क भी सारे अचीव हों। और जो कोई लोग हमारे पास जो उम्मीद लेके आते हैं, हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो भी करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और अल्लाह करे कि जिस तरह से लोगों को अब तक आपसे उम्मीदें हैं, आपने उन उम्मीदों पर आप पूरे उतरे हैं, आइंदा जिंदगी में भी अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती दे और बहुत सारे वसाइल भी दे, ताकि आप लोगों के मजीद मसाइल को अच्छे से हल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच। और वक्त हुआ यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मजीद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफ10 और गुजरती हुई जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे रूटीन में चल रही होती हैं, जैसे कि हमारी ग्रॉसरी करना, जैसे कि हमारी सब्जियां लेना। क्योंकि जैसे ही सुबह उठती हैं ख़वातीन, तो ख़वातीन का सबसे मेजर कंसर्न यही होता है कि आज सब्जी क्या बनाई जाए, किस तरह से अपने किचन को मैनेज किया जाए। नाश्ते की मेज़ पर ये अम्माएँ पूछने लग जाती हैं कि आज क्या बनाएंगे, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा। तो ख़वातीन की बड़ी टेंशन रहती है। ख़वातीन को ये टेंशन तो रहती है कि क्या बनाना है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो आपने पकाना है और जो आपने खरीदना है उसके क्या रेट्स चल रहे हैं, उसके एक्चुअल गवर्नमेंट रेट क्या है और किस नर्ख पे आपको चीजें मिल रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के दी गई रेट्स पे ही अगर आप चीजें खरीदारी करेंगे तो आपके बजट को भी मैनेज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने आर्टिफिशियल अगर हम कहें तो बहुत सारी मसनूई महंगाई का सामना भी करना पड़ता है। तो उस महंगाई से बचने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आज के भाव क्या है, निर्खनामे क्या कह रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट आज के भाव की जानिब। आज के भाव क्या हैं और किस रेट पे आज आपको सब्जी, फ्रूट, चिकन ये सब मिलेगा, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा स्पेशल रिपोर्ट के लिए। और स्पेशल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर फसी हैदर नकवी। जी फसी बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो मजीद सस्ता हुआ है। गोश्त 38 रुपये सस्ता होकर 522 से 484 रुपये फ़ी किलो हो गया है। बाजार में 500 से लेकर 520 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आलू 2 रुपये महंगा होकर जो है वो 86 से 88 रुपये हो गए हैं। इसी तरह प्याज दरजावल अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 125 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर 8 रुपये सस्ता होकर 112 से 104 रुपये हो गया है। इसी तरह अदरक चाइना 30 रुपये कमी के बाद 600 से 570 रुपये फ़ी किलो हो गया है। इसी तरह लहसुन चाइना साबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 600 रुपये फ़ी किलो है। बाजार में 700 रुपये फ़ी किलो है। लीमू चाइना की कीमत बगैर अदोबदल के 105 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह सब्ज मिर्च 100 रुपये महंगी होते ही जो है वो 110 से 210 रुपये होगी। इसी तरह बंद गोभी अपनी साबका कीमत पर कायम रहते हुए 85 रुपये है। फूल गोभी 5 रुपये सस्ती होकर 115 से 110 रुपये होगी। इसी तरह घिया कद्दू अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 75 रुपये है। शलजम जो है वो 20 रुपये इजाफे के बाद 65 से 85 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। इसी तरह खीरे 10 रुपये कमी के बाद 75 से 65 रुपये फ़ी किलो है। गाजर अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 65 रुपये किलो है। करेला अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 125 रुपये फ़ी किलो है। बैंगन 5 रुपये सस्ता होकर 95 से 90 रुपये हो गए। इसी तरह भिंडी तोरी की कीमत जो है बगैर अदोबदल के 110 रुपये फ़ी किलो है। टिंडा साबका कीमत पर कायम रहते हुए 210 रुपये फ़ी किलो है। पालक अपनी साबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 26 रुपये फ़ी किलो है। मेथी अपनी साबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 145 रुपये फ़ी किलो है। मूली साबका कीमत पर कायम रहते हुए 50 रुपये फ़ी किलो है। धनिया अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 130 रुपये है, जबकि बाजार में 150 रुपये के हिसाब से दस्तयाब है। शिमला मिर्च अपनी साबका कीमत पर बरकरार है और 410 रुपये फ़ी किलो है। फलों की तरफ देखा जाए तो सेब गाचा बगैर अदोबदल के जो है वो 225 रुपये फ़ी किलो है। बाजार में 240 रुपये के हिसाब से दस्तयाब है। सेब काला कलू भी अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 230 रुपये फ़ी किलो है। केला जो बगैर अदोबदल के 120 रुपये फ़ी दर्जन है। इसी तरह अनार कंधारी अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 260 रुपये है। अमरूद अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 110 रुपये है। अंगूर टाफी की कीमत भी बगैर अदोबदल के 180 रुपये है। अंगूर सुंदर खानी अपनी साबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 310 रुपये फ़ी किलो है। नाशपति अपनी साबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 170 रुपये फ़ी किलो है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया है। आवाम का यही मुतालबा है कि फल और सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप बता रहे थे कि आज के भाव क्या है और किस रेट पर, किस निर्खनामे पर आज खवातीन को शॉपिंग करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी इससे ला ताल्लुकी या फिर आपको जो है ना गैर जिम्मेदारी नहीं बरतनी, क्योंकि हमें पता है कि आजकल कितना मुश्किल है सब चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ों को लेकर चलना, अपने लाइफस्टाइल को लेकर। एक हाउस वाइफ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि घर के सरबराह उनको जितना खर्च देते हैं उसको अच्छे से कैसे मुनज़्ज़म अंदाज से खर्च किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी भी कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बनाएं और गवर्नमेंट रेट पर जो चीज़ जहाँ से आपको कैसे अच्छे से मिल सकती है वो आप तक पहुँचाएं। तो आई एम श्योर कि आज के निर्खनामे, आज के भाव के बारे में जान के आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी साथ में रखते हैं। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको फ़ारग औकात में किताबें पढ़ना अच्छी लगती हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको टीवी देखना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखने का शौक़ होता है, जो मुसन्निफ़ होते हैं, जो शायर होते हैं, जिनका अदब से ताल्लुक़ होता है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ये हिडन टैलेंट मौजूद होता है, जब वो दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद कहीं अपने साथ एक सेल्फ टाइम, मी टाइम जिसको आज हम बोलते हैं, वो सर्व कर रही होती है, तो वो शायरी को पढ़ती हैं। कुछ लोग लिखते भी हैं, शायरी भी मुख्तलिफ तरह की होती है, हर किसी का ज़ौक़ मुख्तलिफ होता है। कोई किसी को फ़ारसी शायरी अच्छी लगती है तो किसी को उर्दू शायरी अच्छी लगती है, और किसी को हम सब की फेवरेट, जो कि हम पंजाब में रहते हैं, पंजाबी लोग हैं, तो हम लोगों को पंजाबी शायरी बड़ी अच्छी लगती है। पंजाबी इतनी मीठी ज़ुबान है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है और इतनी खूबसूरती से आपके जज्बात की आकासी करती है कि आपको बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी बात समझ में आ जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से, हमारे घरों में आज भी आमतौर पर पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। पंजाबी लिखने, पढ़ने और सुनने वाले, समझने वाले अभी भी कितने इसके कदरदान मौजूद हैं और इसका कितना माशरे में स्कोप है। अदब के लिहाज से बात करेंगे, जानेंगे कि पंजाबी शायरी का
क्या मुकाम है पंजाबी शायरी के पीछे का जो गुफ्तगू है, जो इसका नजरिया है, जो आज के हमारे मेहमान हैं, उन्होंने पंजाबी शायरी आखिर क्यों शुरू की, उन्होंने जब पंजाबी में लिखना शुरू किया तो किस तरह की मुश्किलात रही, किससे इंस्पायर हुए, किस तरह से जिंदगी में कौन सा ऐसी चीज थी जिसने मजबूर किया उनको कलम उठाने पर। वैसे तो उनको मजबूर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो वो टीचर हैं, पढ़ाते रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने हमेशा उर्दू पढ़ाई है, लेकिन लिखने के लिए पंजाबी का इंतखाब क्यों किया, ये जानना दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी के मुमताज शायर और फैसलाबाद का मारूफ नाम हमारे साथ मौजूद है महबूब सरमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे बात करेंगे महबूब साहब से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी का आगाज किया और किस तरह से उनका ये करियर चल रहा है। उर्दू के टीचर होने के बावजूद पंजाबी में लिखना ये कैसे उनको जहन में आया। तो महबूब साहब की तरफ चलेंगे। महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं और मजेदार सी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर सबसे पहले तो मैं यहीं से जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने बात किया, वैसे तो आम घरों में हम पंजाबी बहुत बोलते हैं और समझते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन उर्दू के जो टीचर होते हैं उनसे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बड़ी खालिस उर्दू बोलते हैं, बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू सिखाते हैं। तो ये बड़ा आपका तजाद मुझे नजर आ रहा है कि प्रोफेशनली आप उर्दू के टीचर हैं, लेकिन शौक के लिए जब आपने लिखना शुरू किया तो आपने पंजाबी का इंतखाब किया, ऐसा क्यों? अच्छा, उर्दू में जब भी हम पढ़ाते हैं उर्दू, तो उसमें हम कोशिश करते हैं खालिस उर्दू ही बोली जाए। तो पंजाबी में मैंने लिखना इसलिए शुरू किया, एक तो मेरा ये मानना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अपनी ज़ुबान है ना, यानी पंजाबी ज़ुबान है, वो उर्दू की मादरी ज़ुबानों में उसका शुमार है जी। यानी उर्दू भी पंजाबी की ही कोख से निकली है। अच्छा जी, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ मेरी अपनी ज़ुबान बहुत बड़ी ज़ुबान है। तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, मेरी वालिद साहब मेरी वालदा पंजाबी बोलते रहे, मेरी गलियों मोहल्लों में, मेरे कुर्बो जवार में जो लोग हैं वो पंजाबी बोलते रहे। तो मेरी अपनी ज़ुबान है, इसलिए मेरी अपनी ज़ुबान का मुझ पे ज़्यादा हक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह इंसान देखिए, अब हम बेशक उर्दू पढ़ाएं, इंग्लिश बोल लें, फारसी बोल लें, अरबी बोल लें, जो भी है, लेकिन जब भी हम ख्वाब देखते हैं ना, हाँ। तो हम अपनी जुबान में देखते हैं। जब हम किसी से बेतकल्लफ गुफ्तगू करते हैं तो अपनी जुबान में करते हैं। तो मुझे लगा ये मेरी जुबान से बढ़कर दुनिया में कोई जुबान नहीं। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि ये तो उर्दू की मादरी जुबानों में इसका शुमार है। उर्दू के बारे में तो आप जानते हैं ना, उर्दू मुख्तलिफ जुबानों से मिलकर बनी है, ये लश्करी जुबान है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा हमारी जुबान का है। हाँ। तो इसलिए मैं ये समझा कि मेरी अपनी जुबान में अभी काम होने वाला है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम आपकी माजी की तरफ जाएं तो मुझे एक और आपका नाम देखकर मुझे एक चीज बड़ी मेरे जहन में आ रही, मैं आपसे जानना भी चाहूंगी। महबूब सरमद, ठीक है, अक्सर हमने शायरों को देखा है कि वो लकब के तौर पर या फिर वैसे ही अपने नाम के साथ एक नाम लगा लेते हैं। तो ये जो महबूब वर्ड है, ये शुरू से वालिदैन का दिया हुआ नाम है या ये जब शायरी करना शुरू की तो आपने उसके साथ इसको एडिशन किया? नहीं, असल में मेरा असल नाम जो है वो है मोहम्मद महबूब अली। अच्छा, ये मेरा असल नाम है। ठीक है। फिर जब मैं शायरी की तरफ आया तो कॉलेज दौर में ही शुरू हो गए थे, तो मैंने अपना नाम रख लिया अली महबूब असद, कुछ यूं तरतीब उसकी बना ली। अच्छा। तो मेरे उस्ताद मोहतरम एक उर्दू शायर थे, हाँ। सैयद मसरूर बदायूनी, मैंने उनसे बड़ा इस्तिफादा हासिल किया है। इसके साथ साथ एक पंजाबी के शायर बाबा अब्दुल सत्तार शायर, मैंने दोनों मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, तो मुझे सैयद मसरूर बदायूनी साहब ने कहा कि बेटा ये जो तरतीब है ना अली महबूब असद, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं, जाने बेहतर वो जानते हैं। हाँ, उनको कुछ लगा ऐसे। हाँ। तो आप ऐसा करें कुछ और नाम इसके साथ रखें। हाँ। तो मैंने फिर सरमद साथ लगा लिया, तो महबूब सरमद। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एक नाम आया, महबूब सरमद। ठीक हो गया। सरमद तखल्लुस है मेरा। हाँ, आपका तखल्लुस है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब थोड़ा सा हम पहले अदब पे बात करें, उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अदब के साथ आपकी वाबस्तगी ये कैसे शुरू हुई, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? और माशाल्लाह से जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि 27 साल से ये एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, आपने टीचिंग का भी आगाज किया, सब चीजें, प्रोफेशन तो इंसान सोच लेता है कि मैं हो जाए, लेकिन अदबी लिहाज से आपकी क्या बचपन से वाबस्तगी थी या टाइम के साथ आपने जब पढ़ना शुरू किया, किताबों का शौक था, इस वजह से क्या वजह थी, या कैसे आपको लगा कि मेरे अंदर ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है? अच्छा, कुछ ऐसा मामला था कि जो स्कूल का हमें माहौल मिला ना,
वो बड़ा अच्छा था। उसमें ना उस वक्त जब हम थे, मतलब ये कोई 85-86, उसके बाद फिर जी, जी। 91, 2, 3, जी, जी, ये जी। जो पीरियड है ना, खासकर स्कूलों में बज़्म अदब बहुत ज्यादा होते थे, बज़्म अदब प्रोग्राम। जी 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 जी। तो हम हिस्सा लेते थे बैतबाजी में। अच्छा। तो वहां शेर को कैसे पढ़ना है, हाँ। तो वो जो टाइम है ना, वो खालिस वो टाइम, मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम मेरे अंदर ये कोई ना मामला चल रहा था। हाँ। शेर को तख्लीक करने का भी शौक जो है वहीं से शुरू हुआ। तो मैंने 10वीं क्लास में, हमें टीचर बहुत अच्छे मिले, हाँ। जो उर्दू पढ़ाने वाले हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा मानना यह कि उर्दू पढ़ाने वाला अगर मैट्रिक में अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वो बच्चे को समझा देता है गजल कैसे तख्लीक करनी है, नज़म कैसे तख्लीक करनी है, हाँ। काफिर अदीब की समझ आ जाती है, उसकी बिल्कुल। फ्लो की, उसकी रिदम की समझ आ जाती है टोटल। बिल्कुल। हमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले। तो मैंने 10वीं क्लास में, हमारा एक मैगजीन निकलता था हमारे स्कूल से, तो सारे 2-4 जो लोग जो इस तरह से मतलब थोड़ा शौक रखते थे, हाँ। शगफ रखते थे उर्दू अदब के साथ, तो शुरू हो गए जी। हम फिर बिस्मिल्लाह करके हमने गजल लिख दी। तो पहला हमने मैट्रिक उर्दू में क्लास लिखा। के स्टूडेंट ने एक जी, गजल 10वीं लिखी मैगजीन के लिए। जी जी, 10वीं क्लास में पढ़ता था। और वो पंजाबी में लिखी है, उर्दू में? उर्दू में लिखी? शुरू में अच्छा, 3-4 में साल लिखी। उर्दू था। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आया पंजाबी की तरफ। फिर मैं ऐसा पंजाबी की तरफ आया, फिर मैंने पलट के भी नहीं देखा उर्दू की तरफ। शायद अब मुझे वो भूल भी गई हूँ गजलें, कोई एक जो आध उर्दू में शेर लिखी थी। जो उर्दू में लिखी थी, हाँ। कोई एक आध शेर याद मतलब हो कि सकता। आपकी पंजाबी की शायरी का दौर आपकी तालिब इल्मी के दौर से ही शुरू हो गया? नहीं, वो पंजाबी की शायरी का दौर समझ लें कि हाँ, कह सकते हैं। मैं हाँ। बीए में पढ़ता जब पंजाबी हाँ, की तरफ आया। मतलब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था। होंगे, उससे तब ये पहले सिलसिला। जो उर्दू शायरी थी वो 10वीं क्लास, 2-3 हाँ। साल पहले उर्दू के, बाकी टोटल अच्छा, पंजाबी। सिर्फ अपने वो आपने असातिज़ा की बात की कि आपको अगर मैट्रिक में अच्छे असातिज़ा मिल जाए तो आपको तरीक़ेकार आ जाता है, तो आप सिर्फ उन्हीं से शेर सुनते थे, समझते थे, या उसके अलावा भी कोई शायर ऐसे थे जिनको आप पढ़ते थे, फॉलो करते थे, जो आपकी इंस्पिरेशन होती है ना, किसी न किसी इंसान को कोई देख के मुतासिर करता है? तो उस लेवल का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा, को बहुत बड़ा नहीं होता, उसको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, तो 10वीं क्लास का जो स्टूडेंट था महबूब, वो किसे पढ़ता था? अच्छा, शुरू में जब ज़ाहिर जो सिलेबस में लोग होते हैं ना, उन्हीं को पढ़ते थे, या फिर वो इंतखाब जो हमारे सर करके देते थे उन्हीं को पढ़ते। जब हम फर्स्ट ईयर में आए ना, तो थोड़ा सा वो रुझान बढ़ा। हाँ। तो फिर हमने अहमद फराज साहब, नासिर काज़मी, परवीन शाकर, मोहसिन नकवी, हमें उसी टाइम, मतलब फर्स्ट ईयर में ही हमें बाकायदा उस्ताद मिल गए थे, सैयद मसरूर बदायूनी। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा मुश्किल से आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। शुरू आप नासिर काज़मी को पढ़ें, सागर सिद्दीकी को पढ़ें, परवीन शाकर को पढ़ें, फराज को पढ़ें। तो शुरू में हमने फिर इनको पढ़ना शुरू किया। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर जैसे उर्दू से पंजाबी की तरफ आए, पंजाबी शायरों को पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी खूबसूरती से ये सिलसिला शुरू हुआ कि एक मैट्रिक क्लास के बच्चे को ये पता चल गया कि उसने अपने अंदर की जो उसकी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, उसको कैसे उभार के बाहर लेकर आना है, कैसे लिखना है। फिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, प्रोफेशनली तौर पर किताब लिखना या कोई एक पूरे का पूरा मजमूआ तैयार करना, इसके लिए बहुत गट्स भी आपको चाहिए होते हैं, बहुत टाइम भी लगता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी इंसान अपनी जिंदगी में देखता है। कामयाबी यूं ही आपको फौरन से नहीं मिल जाती है, ये बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे तजुर्बात और तल्ख हकीकतों के बाद आप तक पहुंचती है। तो ये सिलसिला कैसा रहा, इस हवाले से भी हम जानेंगे। महबूब साहब से हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी के मुमताज शायर, इनके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एचएन। पंजाबी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पंजाबी के मुमताज शायर तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि अदब कहीं खो कर रह गया है। लिटरेचर के हवाले से लोग ज़्यादा बात ही नहीं करते, किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते। हालांकि फिजिकली बुक आपके हाथ में होना बड़ा मजा आता है। और पहले तो ऐसा दौर हुआ करता था कि लोग रात को सोने से पहले बाकायदा एक प्रैक्टिस होती थी कि किताब का 1-2 सफ़ात पढ़े और उसके बाद उनको बड़ी अच्छी नींद आ जाती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन से कहीं किताबों की जगह ले ली है। तो ये दौर किस तरह से बदला, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम महबूब साहब के साथ बात कर रहे थे उनके तालिब इल्मी के दौर के, उनके इब्तदाइया दौर की, तो वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं जैसे कि अभी ये जो हवाला दिया ना, इस हवाला देने का मकसद ये है कि सारी बातें जब आपने तालिब इल्मी के दौर में शायरी करना शुरू की होगी, तो तब तो बहुत सारे मुशायरे भी होते थे, बहुत ज्यादा महाफिल भी इस तरह की जमा करती थी, लोग बाकायदा ज़ौक़ वाले लोग बैठा करते थे, बात किया करते थे।
मुकाबला जात में और शायरी में, मुशायरों में कितना जाते थे, हिस्सा लेते थे, कॉम्पिटिशन्स में जाते थे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 10वीं जमात में बज़्म अदब, जो कि हर स्कूल में हुआ करता था, बड़ी खूबसूरत तकरीब थी, तो उस टाइम पे भी एक मुकाबलेबाजी होती थी, मुकाबले होते थे, हेल्दी कंपटीशन होता था ताकि टैलेंट उभर के बाहर आए। तो उस दौर का थोड़ा सा मुझे आप अगर माहौल का बता सकें, जब आपने लिखना शुरू किया, मुशायरों में कितना जाते थे, अपनी शायरी को सामने रखते थे, सुनने वाले कैसे सराहते थे आपको, और पहली बार आपने अपनी किताब, अभी तक माशाल्लाह से मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुतअद्दिद किताबें लिख चुके हैं महबूब साहब, उन किताबों के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा वो कंपटीशन का और मुशायरों के दौर के हवाले से जानना चाहती हूँ। अच्छा, वो बड़ा गोल्डन पीरियड था। हाँ। बहुत अच्छा टाइम था वो। हाँ। और जो सुनने के लिए लोग आते थे वो भी बड़े समझदार होते थे ना, शेर को शेर समझ के सुनते थे। ठीक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि स्कूल टाइम में बैतबाजी तो करते थे, लेकिन मैं बड़ा लक्की था कि मुझे असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। सही। तो बहुत छोटी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुशायरों में जाया करते थे, बहुत छोटी उम्र में। और मैंने मुनीर नियाजी साहब से लेके, डॉक्टर वजीर आगा साहब से लेके, नसीरुद्दीन नसीर साहब से लेके, अमनुद्दीन कासमी साहब से लेके, मतलब इतने सीनियर लोगों से लेके आज तक के जितने शायर हैं उन सब के साथ करीब करीब मुशायरे पढ़े हैं। अच्छा। तो मैंने, आप बिलीव कीजिएगा, जो मैंने पहला मुशायरा पढ़ा है, जी, वो इधर फैसलाबाद में ही पढ़ा है। वो मुनीर नियाजी साहब की सदारत थी और उस वक्त ज्यादा से ज्यादा मेरी उम्र होगी 16.5 साल। बिल्कुल ठीक, मतलब अच्छा, इतनी कम उम्री में। इतनी, जी। लेकिन एक और बात सुनिएगा, आज क्या हो रहा है? आज बच्चा आज गजल लिखता है या नज़म लिखता है, आज ही वो शेयर करता है सोशल मीडिया पे ना, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट के थ्रू लिख दिया और बस। और वो चाहता है कि उसे फौरी लाइक मिल जाए, हजारों की तादाद में कमेंट आ जाएं, और वो आते हैं, लोग देखते नहीं है क्या है, लोग देते हैं कमेंट से, और फिर जनाब वो कहता है मैं तो मुकम्मल हो गया। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे दौर में असातिज़ा 2 साल 4 साल, बेटा अभी आपने सुनना है, अभी आपने जाना है, सिर्फ सुनना है, लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, मुशायरों के रख रखाव क्या है, अदब अदाब क्या है, तरीकाकार क्या है, सीनियर को कैसे सुनना है, ये सारा कुछ एक बाकायदा एक ट्रेनिंग होती थी, एक तरबियत होती थी। उसके बाद जब एक शायर जाता था मुशायरा पढ़ने के लिए, तो फिर उसका माहौल ही कुछ और होता था। तो हम भी तकरीबन 2-2.5 साल, 14.5-15 साल में, मतलब 15 साल में जाना शुरू हो गया था। बिल्कुल सही। लेकिन 2-2.5 साल के बाद फिर पढ़ना शुरू किया। हाँ। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने ब्रेक में महबूब साहब मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मैं इनसे पूछ रही थी कि अब तक इन्होंने कितना कलाम लिखा है, कितनी किताबें लिखी हैं, तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि 10 किताबें माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक लिख चुके हैं और 5 पब्लिश हो चुकी हैं। तो उन किताबों के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, तो हमारी ऑडियंस भी ज़रूर जानना चाहेगी कि जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि आपकी पहले की किताबें गज़ल और नज़्म पे थी और फिर आपने हमदिया किताब भी लिखी, तो ये गज़ल और नज़्म से इब्तिदा करने का जो ख्याल है वो कैसे आया? कोई ख़ास मकसद था कि गज़ल और नज़म से शुरू करना है और फिर इसमें जो है वो डाइवर्सिटी लेकर आऊँगा और फिर मुख्तलिफ तरह से इसको पेश करूँगा, तो इसके पीछे की सोच क्या थी? पहली किताब लिखते हुए जब कलम उठाया, तो आई एम श्योर जो पहला काम होता है वो कभी नहीं भूलता, उस वक्त के जज्बात, ख्यालात, नज़रिया क्या था? 2 तरह के शायर होते हैं जी। एक वो होते हैं जो आमद के प्रोसेस से गुजरते हैं, एक वो होते हैं जो अवुर्द के मतलब अमल से गुजरते हैं। अवुर्द और आमद में फर्क क्या है? अवुर्द वो है कि एक बंदा शायर तो है हल्का फुल्का, लेकिन वो कोशिश करके शेर लिखता है। हाँ। एक वो है जो पैदा ही शायर हुआ है। हाँ। मेरा मानना यह है कि फनकार पैदा ही होता है। हाँ, गॉड गिफ्टेड होती हैं चीजें, ये अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल। तो वो जो आमद का रंग होता है ना, वो जेन्युइन आदमी पे होता है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना जिन पे आमद होती है, वो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने सोचा कि जी मैंने आज गजल लिख के उठना है, मैंने आज नज़म तख्लीक करनी है, मैंने नात करनी है, मैंने हम्द करनी है। नहीं, वो कोई ख़ास तबीयत बनती है। ठीक है, जब कोई ख़ास वो तबीयत बने तो खुद ब खुद चीज़ें अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी हयात लेके आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो जैसे जैसे वो लिखता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है वो ये समझता है कि अब मुझे इसको जमा करना चाहिए, इसको किताबी शक्ल में लाना चाहिए। तो फिर समझदार वो लोग वो हैं जो उनमें से मुंतखब कलाम को किताब की शक्ल में ले आते हैं, और बेवकूफ़ लोग वो हैं जो सारे का सारा छाप लेते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 28 साल की उम्र में महबूब साहब ने पहली किताब लिखी और 28 साल के
एज में, मतलब कि हमारा सोचने का नज़रिया, समझने का, दुनिया को देखने का नज़रिया और होता है, उसमें किताब का लिखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पूरी किताब लिखते हुए बहुत टाइम लगता है, बहुत सोच विचार के बाद बहुत सारे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो महबूब साहब, जो पहली किताब आपने लिखी उसको कितना टाइम लगा होगा, कितना अरसा था, सालों लग गए, महीनों लगे, या चंद दिनों में लिख ली? अच्छा, वो ऐसा हुआ कि ना, चूंकि मैं पंजाबी की तरफ आ गया था 1997 में, ठीक है, तो वो 2003 में, मतलब 6 साल के करीब जो है ना टाइम लग गया उसको। फिर जो टोटल कलाम लिखा था उसमें मैंने फिर इंतखाब कर लिया, इंतखाब करके पहली किताब आ गई। और जब मेरी किताब आई पहले जी, तब किताब लाने का रुझान बहुत कम था। हाँ, मतलब शायर अक्सर की बात कर रहा हूं, वैसे तो सादुल्ला शाह, फरत अब्बास शाह, वसी शाह, ये सारे लोग उसी टाइम आए हैं। हाँ, और मैं ये समझता हूँ ये वो टीम आई है, ये वो लोग आए हैं जिन्होंने एक ट्रेंड दिया हाँ, कि पहले तो होता था ना जो क्लासिकल शायर हैं, हाँ, या फिर वो जो हमारे कुछ खास शायर हैं, वही किताबें छापते थे। लेकिन इन लोगों ने एक ट्रेंड दे दिया कि किताबें शाया करें। तो पंजाबी में तो बहुत थोड़ा था, तो मैंने हौसला किया कि जो 27-28 साल के लोग हैं, 30 साल के लोग हैं, उनको भी किताब शाया करनी चाहिए। हाँ, किताब अगर इस काबिल हो तो। लगा कि एक रिस्क ले रहा हूं आपको? हाँ, थोड़ा लगा। हाँ। लेकिन उससे पहले मेरे जो इर्द गिर्द सीनियर थे ना, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूं इस हवाले से ना। मैं 25 साल, 24 साल, 20 साल की एज में उन लोगों के पास बैठा हूं जो 60 साल के थे, जो 65 के थे, जो 70 के थे, ठीक है जी। उनसे मशवरे लेता रहा, वो मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मुझे कदम कदम मतलब अप्रिशिएट करते रहे। तो उस नतीजे में मैं ये समझा, या उन्होंने कहा कि बेटा आप हौसला करें, तो किताब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ना सिर्फ किताब आई, अल्लाह का शुक्र है कि ये 2003 में किताब आई थी मेरी। और उस साल में जो एक एनजीओ लाहौर की है, मसूद खद्दरपोश ट्रस्ट, ये पंजाबी के शायर उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, उस तंजीम को। अच्छा। उस तंजीम में 44 किताबें गई उस साल, 2003 की छपी हुई, 2004 में। ठीक मुकाबले के लिए। बिल्कुल सही। तो मेरी किताब भी गई। अच्छा। मेरी किताब को, जबकि मेरे लिए यही काफी था कि मेरे इर्द गिर्द सीनियर लोग बैठे हुए, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, 80 साल के, तहरीर को कंसीडर किया। ये भी बहुत बड़ी इतना ही काफी था कि वो छप गई है या मैं उनमें बैठा हुआ हूं। वो लोग जो मेरे आइडियल रहे हैं, जिनके मैं हाथ चूमता रहा हूं, ठीक है, तो मैं बजाय इसके के मतलब मैं उनके पास, उनके साथ बैठा हूं, बराबर बैठा हूं, ये थोड़ा था। लेकिन मेरी किताब को 2nd नंबर मिला, दूसरी पोजीशन। अच्छा, ये तो अचीवमेंट्स की बात हो गई। जहाँ पे अचीवमेंट्स होती हैं ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव भी होते हैं। ये सारे गुफ्तगू का करने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है, मैं ब्रेक के उस बाद आपको बताऊंगी, और फिर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं सिटी एट 10। एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और शायरी के हवाले से हमेशा से हम बात करते रहे हैं, सुनते रहे हैं। शायरी की कोई भी दौर हो, कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं कदरदान, जो कि अभी भी शायरी के साथ, अभी भी अदब के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिखने वालों को पढ़ते हैं, समझते हैं, किताबें अपनी शेल्फ में आज भी सजाते हैं, और उन किताबों को सिर्फ सजाते नहीं हैं बल्कि उनसे इस्तेफादा भी हासिल करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत एक रिवायत है, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो कि आज भी हमारे माशरे में पाई जाती है। और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। उन हालात के और मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम महबूब साहब की पूरी की जर्नी में जान रही थी कि किस तरह से उन्होंने आगाज किया, किस तरह से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, और किस तरह से वो आगे बढ़े। अपने सीनियर्स को वो कितना अडोर करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, और कितना अपनी कामयाबी में उनका हिस्सा समझते हैं, जो कि आज के दौर में, आज की शायरी में और आज के स्टूडेंट्स में बहुत कम देखने में मिलता है। तो महबूब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ये भी बताइएगा कि कामयाबियां तो पूरे माशरे को, पूरी दुनिया को दिखाई देती हैं, लेकिन उन कामयाबियों के पीछे की जो मुश्किलात होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। कहते ना कि कामयाबी नजर आती है लेकिन पैरों के छाले किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन सी हडल्स थी, कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो कि इब्तदाइया दौर में आपको बहैसियत शायर, पंजाबी शायर, वो फेस करनी पड़ी? वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये मैं समझता हूँ कि स्पेशली चंद लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, मैं समझता हूँ। अच्छा। तो मैं बड़ा लकी हूँ इस हवाले से
अरे क्योंकि फिर तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे वाले मोहतरम जो है ना, जी, जी। सूफी बशीर अहमद साहब, हाँ, उनको खुद सूफिया के साथ, स्पेशली पंजाबी शायरों के साथ बड़ा शगफ था, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, तो चूंकि वो घंटों पंजाबी शायरी सुनाते रहते थे मुख्तलिफ सूफी शायरों की, जी, तो जब मैंने इस तरफ आया तो मैंने उन्हें बताया कि अब्बा मैंने भी लिखना शुरू किया है। बड़े खुश हुए। हालांकि अमूमन क्या देखा जाता है, घर में शायर आ गए जी, लोग बातें करते हैं, घर वाले भी लो ये तो वेला है? ये तो काम ही कोई नहीं, काम ही कोई नहीं। निकम्मा पैदा हो गया। लेकिन आर्टिस्ट को वैसे भी हमारे यहाँ समझा जाता है कि शौकिया चीज है, हाँ इसमें जी। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाँ जी। हालांकि ये बहुत बहुत संजीदगी से जी, करने जी, वाला जी। काम है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पहली दो एक चीजों को अब्बू जान ने बहुत अप्रिशिएट किया सही। कि ये आपने बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद फिर 3-4 साल तनकीद भी की कि यार ये अगर ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। फिर वो उस्ताद वाला मशवरा भी अब्बा जी ने दिया ना, जो मेरे उस्ताद थे और जी। मेरे वालिद साहब अच्छे दोस्त थे आपस में। अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल अब्बू सही। ने कहा कि आप शाह साहब के शागिर्द हो जाए। हम्म, तो मेरे अब्बू मेरी शायरी सुनते रहे। ठीक। बल्कि जब मेरी पहली किताब आई ना, अब देखिएगा, जब मेरी पहली किताब आई तो उस पे सारा खर्चा मेरे वालिद साहब ने किया, है ना। उनकी तकरीब जो है वो मेरे अब्बू ने अपनी मतलब पॉकेट से सारा A to Z एहतमाम किया, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे वालदैन मेरे साथ थे। दैट्स मीन यू आर सो लकी कि आपको अल्लाह ताला ने एक तो नेमत से नवाजा, लिखने की नेमत ये बहुत बड़ी है, ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, क्योंकि गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। फिर आपको स्ट्रगल उस तरह से नहीं करनी पड़ी आपने। और अच्छी बात ये है कि आपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड में अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी तो आपने उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, आपने उसको समझा, अपने जी, जी। सीनियर से सीखा और फिर आगे बढ़े आप। जी, पढ़ा मैंने इतना है कि एक दफा 4 बजे हुए सुबह सुबह, तो मेरे अब्बू बड़े तहज्जुद गुजार आदमी थे। उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को, आज भी जो हमारा गांव है ना, जी, हम कभी कभी अपने गांव चक्कर लगाते तो हाँ। हमारे गांव में आज कौन सा भी गांव था आपका? थोड़ा 118 जड़ा वाले तहसील अच्छा, जड़ा वाले ठीक है, के बिल्कुल सही, 118। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आज भी उस गांव में हर घर में कोई एक बच्चा जरूर होगा जो मेरे अब्बू का कुरान पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब वो सूफिया के साथ, दीन के साथ उनका शगफ था। अच्छा, तो फिर ना मैं तहज्जुद टाइम था तो मैं शाह हुसैन को पढ़ रहा था। अच्छा, अब्बू उठी अचानक कहने लगे, यार अब सो जाए, इतना टाइम मतलब हो गया है तो आप सोते नहीं, आराम किया करें, क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा अब्बा मैं ये पढ़ रहा था। तो वो थोड़ा सा ना जैसे थोड़ा सा नाराज हुए, यार सो जाए करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, सुबह उठना है टाइम पे, चाहते क्या हैं आप? हाँ, तो मैंने उनसे कहा, ये मुझे आज तक याद है, मैंने उनसे कहा मैं ये चाहता हूँ अब्बा जी, जब मेरी एज 60 साल हो ना, तो पंजाब भर के शायरों में मेरा भी हवाला हो कि महबूब सरमद भी एक शायर अरे वाह वाह, मेरी एक किताब छप जाए। हाँ, अच्छा, अब्बा कहते अच्छा फिर आप पढ़ें, तो मैं आता हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद मेरे अब्बू आए, उनकी आंखें ना भीगी हुई थी ना, रेड थोड़ी, जैसे हाँ, थोड़ी कैसे? नम हो गई हो, जैसे थोड़ा सा जज्बाती हो के हाँ, आपकी तो आंखें वैसे ही ना बार हो जाती मेरे हैं। पास है, मेरे ना इधर पीछे हाँ, हाथ रखा, हाँ। मतलब थपकी दी, हाँ, कहा ये बहुत जल्द होने वाला बेटा, हाँ, लेकिन आराम किया कर। अरे वाह वाह वाह, ठीक है ना देखा जी? माँ बाप की दुआएं हैं जो तो इंसान मैं को ये समझता हूँ कितने कि कामयाब बना देती हाँ, हैं। और फिर मुझे जो शुरू में लोग मिले ना जी, आशिक हुसैन कंग फैसलाबाद के, जी। स्टेज का बादशाह था वो, बिल्कुल, अमीन राही साहब, जी जी जी, बाबा अब्दुल सत्तार शाहिद, हाँ। और बहुत से लोग जो मुझे शुरू में मिले ना, यकीन करें मुझे एक दफा भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अच्छा नहीं लिखा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस तरह से क्यों सुना रहे हैं, ये नक्स है, वो है, फलां है, नहीं। मुझे जो भी मेरा सीनियर मिला उसने कहा वेल डन। हाँ, इतने आपको वाहवाही, इतनी दाद मिली है। हाँ। तो मैं जरूर चाहूंगी कोई एक का, कोई मिसरा, कोई एक का अगर नज़्म आप हमारे देखने वालों को सुना सके पंजाबी हमसे की, शुरू ताकि करें? वो आपसे बिल्कुल बिल्कुल, हमद से शुरू कर जी लेते। जी जरूर। अच्छा, आप देखिएगा कि इसमें एक खास आपको पंजाब का माहौल भी नजर आएगा, अल्लाह की हमद भी है और पंजाब का माहौल भी नजर आएगा। जरूर जरूर। तू खालिक मालिक सोहणिया, हाँ हाँ, तू बिल्कुल। खालिक मालिक सोहणिया की जाना तेरे भेत, वाह 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 वाह, तेरे सावण किणमिण वरसदे, तेरे खिड़ खिड़ कर दे चेत, वाह वाह, खूबसूरत। तेरे नाल इशारे मालका पै सोना उगदे खेत।
तेरे खड़े पहाड़ जमीन ते मैं मुट्ठी दे विच रेत। अरे क्या बात है, क्या बात ते है। प्या निसरी कणकी बोलदा ए तेरा करम जदा। हाँ जदा मीन जदों। जिदों। प्या निसरी कणकी बोलदा ए तेरा करम जदा। वाह वाह फिर जट खंगूरे मारदा ले ले के तेरा नाम। वाह 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 वाह। तू खालिक मालिक सोहणिया जद रहमत करम करे। वाह वाह वाह। मतलब ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू खालिक मालिक सोहणिया जद रहमत करम करे। फिर गुंगा करे कवालियां फिर बोड़ा कन धरे। क्या बात है, क्या बात है। फिर खूबसूरत। अन्ना वंडे चानना फिर खोटे होण खरे। खूबसूरत शायरी, फिर खूबसूरत फिर तरीन शायरी। कुब्बा घोड़ी चढ़ पवे ना अखी हंज परे। हाँ। और कुब्बा उसको कहते हैं जिसका थोड़ा सा जो बेंड हुआ जी, होता है ना, और कहते हैं ना अक्सर के कुब्बे को तो क्या कहते हैं कि कुछ लगा और उसका कुब्ब निकल गया, बिल्कुल वो वाला। बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत को भी और साथ में पंजाब के रंग को भी बयान किया है। इस गुफ्तगू के खूबसूरत से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। मजीद शायरी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी अटन और शायरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जब भी हम शायरी के हवाले से बात करते हैं तो मैं ज़रूर कंपेयर करती हूँ माजी के गुजरे हुए सालों को मौजूदा सूरत हाल के साथ। और महबूब साहब की पूरी जर्नी पे बात करने का मकसद ये था कि हम देखें कि पिछले दौर में चंद सालों में माहौल कैसे तेजी के साथ बदला है। आज का शायर, उसकी सोच क्या है, आज की शायरी, उसका क्या मुकाम है, और जुबान जिसमें लिखा जाता है पंजाबी, ये आज कहाँ स्टैंड कर रही है, इसकी पहचान क्या है। क्या पंजाबी को हम समझते हैं कि हमने पसे पुष्ट डाल दिया है थोड़ा? अगर मैं इसके लिए एक वर्ड जवाल पजीर होती चली जा रही है, ये इस्तेमाल करूं तो शायद मुनासिब रहेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आम घरों में भी उर्दू का रुझान, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, नेशनल ज़ुबान है, उससे तो हम बिल्कुल नहीं पीछे हट सकते, लेकिन पंजाबी का रुझान कम होता चला जा रहा है। क्यों पंजाबी जवाल का शिकार होती चली जा रही है? और पंजाबी शायर के आज वो मुकाम, वो पहचान है जो पिछले सालों में थी, पिछले दौर में थी, जो इतना लेजेंडरी टाइम, इतना गोल्डन पीरियड हमारे शायरों ने देखा। तो महबूब साहब, इस पे थोड़ा सा नजर डालिएगा कि आज पंजाबी जुबान कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या अपना मुकाम, अपनी पहचान खोती चली जा रही है, या आपको लगता है कि अभी भी पंजाबी और पंजाबी शायरी करने वाले जिंदा हैं? जिंदा तो रहेंगे जी। इसकी वजह यह है कि ये कोई आम जुबान नहीं है। सही। ये सूफिया की जुबान है और ये बड़ी जुबान है। और ये दुनिया में जितनी जुबानें बोली जाती है ना, बड़ी जुबानें, उनमें से कम 5वीं 6ठी बड़ी जुबान है। अगर हम इन नंबरों के चक्कर में ना भी पड़े तो ये बड़ी जुबानों में है जी। लेकिन यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, हमारी जो भी सरकार आई है, जो भी शुरू से जो भी सरकार आई है, उन्होंने लिसानियात के हवाले से जब फैसले हुए तो पंजाबी जुबान के साथ वो सलूक नहीं किया गया जो करना चाहिए था, जो मादरी जुबानों के साथ किया जाता है। जैसा कि अभी देखिए ना जी, सिंध में प्राइमरी से सिंधी पढ़ाई जा रही है, बलोचों को उनकी जुबान पढ़ाई जा रही है, और ऐसे ही पठानों को उनकी जुबान पढ़ाई जा रही है प्राइमरी से। इवन वो अपनी असम्बलियों में भी बोल लेते हैं बलोची या पश्तो या सिंधी, ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमारी जुबान को प्राइमरी सतह पे पढ़ाया ही नहीं जा रहा। ऐसा ही है, ठीक है जी। अब हमें ले दे कि अगर 60 की दहाई में इजाजत मिली भी तो किसकी मिली जी? आप एमए कर लें पंजाबी में, पीएचडी कर लें, फिर बीए तक आ गई, प्राइमरी तक तो अब भी नहीं आई। इसका मतलब है कि हमारी जो सरकार है वही इसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, वही इधर नहीं आ रही। जिस जुबान की सरकार सरपरस्ती करते हैं फिर वो आम हो जाती है। रहा मसला मिटने का, ये कभी नहीं मिटेगी। हाँ। ये आज भी पाकिस्तान के 60% लोग पंजाबी बोलते हैं गलियों में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लिहाज से अगर जमा तफरीक किया जाए तो हमारी कौमी जुबान तो पंजाबी होनी चाहिए थी माजरत के साथ जी, ठीक है जी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस सूबे की जुबान को इस सूबे में ही इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। इसको अगर जिंदा रखा हुआ है तो आज शायरों ने, अदीबों ने, ठीक है। एक और आपकी मतलब खिदमत में पेश करूंगा बात, आपकी वसातत से अवाम तक जाएगी। अगर हम आज हमारा जो मीडिया या हमारे जो टॉक शो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे होते हैं, तो जो आपकी तरह लोग बैठे होते हैं, एंकर पर्सन बैठे होते हैं ना जी,
वो बड़ी नस्तालीक किस्म की उर्दू बोलते हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो मज़ाह पैदा करने के लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट रखे तो वो पंजाबी बोल रहे होते हैं, ज्यादातर ऐसी है ना जी। तो इसका मतलब है कि न जाने क्यों ऐसा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी जस्ट इसे शुगर मजाक में पंजाबी को ले रही है, सीरियस नहीं ले रही। और जितने शायर फेमस हो रहे हैं उनमें से ज्यादा या तो मज़ाहिया शायर हैं, ठीक है जी, या फिर कोई एक आध है वो भी कोशिश है कि अगर पंजाबी में उस वक्त उसका भी कोई इतना खास हिस्सा नहीं जी। तो जब सरकार शुरू हो जाएगी ना इसकी सरपरस्ती करना तो फिर ये जुबान बहुत आगे निकलेगी। बाकी मैं मायूस नहीं हूं। हाँ, बिल्कुल नहीं मायूस तो होना भी नहीं चाहिए। और वैसे ही अगर पंजाब के हवाले से देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जैसे आपने कहा कि 60% लोग जो है वो पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो आपने बता दी कि आपकी उम्मीदें तो पूरी उम्मीद है आप चीजों को लेकर, लेकिन आज के दौर का जो शायर है, जो नई नस्ल है, जो आने वाले अभी के, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि लोग सोशल मीडिया पर एक मिसरा एक नज्म लिखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको फौरन से कामयाबी मिल जाए। ऐसे शायरों के लिए, ऐसे लिखने वालों के लिए, चाहे वो ख्वाह पंजाबी के हैं, चाहे उर्दू के हैं, फारसी के हैं या इंग्लिश में भी आजकल लोग बहुत लिखते हैं, तो ऐसे शायरों के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरी गुजारिश है उनसे, क्योंकि देखिए ना, कहते हैं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि वो बड़े हो जाते हैं फिर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैं गुजारिश ही करूंगा उन अपने छोटे भाइयों से या बहनों से या जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं, बच्चे बेटे बेटियां, कि वो पहले उसको पढ़ें, शायरी को पढ़ें, जी। उस दौर में जो हो रहा है उसको पढ़ें, जो क्लासिक है उसको पढ़ें, जी। उसके बाद मशवरा करें। मैं कब कहता हूं किसी के जाके चरणों में बैठ जाएं जी आप इधर उस्तादी शागिर्दी में, नहीं, मशवरा करें, हाँ। एक मश्क करें, सुने, उसके बाद जब आप समझे कि आप पुख्ता हैं तो फिर सामने आए। स्टडी बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। हाँ, लिखने के लिए, वाकई अच्छा बोलने के लिए, अच्छा लिखने के लिए आपको एक तो सुनना बहुत जरूरी है और दूसरा आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ये दोनों चीजें जो है वो बदकिस्मती में कहूँ कि आज के दौर में थोड़ी कम है। ना तो हम किसी की सुनना चाहते हैं, ना किसी को पढ़ना चाहते हैं। हम लगता है कि हम अपने आप में बहुत मुकम्मल हैं। शायद यही वजह बन रही है कि आज जो हमारी शायरी को, जो अदब को, लिटरेचर को जो मुकाम हासिल होना चाहिए था वो नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जाहिर बात है कि हम जिस शोबे में काम कर रहे होते हैं, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ भी, तो गवर्नमेंट आपको लगता है कि लिटरेचर के लिए कोई काम कर रही है? कर रही है, लेकिन पंजाबी के साथ ऐसा इतना नहीं कर रही है, उर्दू के साथ कर रही है। बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ठीक है जी, आर्ट्स काउंसिल जो बने हुए हर शहरों में वहां होते हैं। हाँ। लेकिन जितना हिस्सा पंजाब में, जितना हिस्सा उर्दू जुबान को दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी है उसमें से जो भी देते हैं उसमें से जितना हिस्सा उर्दू जुबान को दिया उतना पंजाबी को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से सोचना चाहिए। बाकी अभी बात कर रहे थे ना वो किताब के हवाले से, हाँ, तो बेशक भले मोबाइल का एक वजूद उसको तस्लीम हमें करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। हाँ। हम सारे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप बिलीव करें जो किताब ऐसे करके खोल के पढ़ने का जो एक सरूर है, जो कैफियत है, जो नशा है, वो मोबाइल से नहीं होता। आपने कभी सोचा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी पंजाबी शायरी को, लोगों ने वैसे आपकी किताबों को भी माशाल्लाह इतना पसंद किया, आपके हमेशा सीनियर से आपको दाद मिली, तो सोशल मीडिया से कभी सोचा कि चलो मैं भी बैठूं और करें? सोशल मीडिया के साथ हाँ, जुड़े, गुजारा ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये वक्त की एक जरूरत बन चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने एक तजुर्बे के बाद, एक टाइम देखने के बाद इसकी तरफ आए हैं, तो वो एक आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, आपका एक अपना क्या कहें कि आपकी अपनी एक पहचान है जिसको आप लेकर चल रहे हैं। तो वो बड़ी जरूरी है कि हम तजुर्बों से सीखें और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। और सर, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला बड़ा खूबसूरत रहा और कैसे ये वक्त गुजर गया और हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपके हुनर को और आपके कलम को कभी किसी की नजर ना लगे और आप इसी तरह से सुनहरी अल्फाज लिखते रहें और पढ़ने वालों के ज़ौक़ को पूरा करते रहें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और जितने देखने वाले हैं उन सब के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, मेरी पूरी टीम को, बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।